ठीक है ना? ये बात तक जाए क्या कहां ये अब देखा है ठीक है ना? कोशिका की बताओ एनीमिया क्या होता है? ठीक चलो बताओ कौन कौन से न्यूट्रिशनल वर्निशियस हेमोलाइटिक एप्लास्टिक थैलीसीमिया सिकल सेल में कितने हुए? तो 5 कहां से हो गए थे? ठीक चलो ऑनलाइन वाले कलाकारों को भी आवाज आ रही होगी तो ठीक है शुरू करते हैं चलो स्टार्ट हो गई है चलो क्लास तो आज से 80 पारा चल रहा है तो तिवारी सर वहीं चले गए उस वाली बिल्डिंग चले गए होंगे और वहां से क्या हुआ कि नेटवर्क इशू आ गया क्लास शुरू ही हुई थी ठीक है इसलिए आज क्लास लेट हो गई खैर कोई बात नहीं ये तो होता रहता है तकनीकी है चलिए आप कितने दिन बाद आ रही हैं फर्स्ट डे डेमो क्लास है हाँ चलो शुरू करें सिकल सेल कल हमने सिकल सेल कुछ लिखा था क्या फोटो देखी सिकल सेल की बस फिर एक बार और देखनी फोटो क्योंकि सारा खेल उसी का है हेडिंग लगाना सिकल सेल एनीमिया कहीं तो ना ये कल कौन सा हाँ होगा 80 पार होगा आपका भी होगा पर अगर आप चाहते हो वहां से 80 पार करने के लिए तो वहां के लिए अलग से है ठीक ना क्योंकि दोनों अलग अलग कोर्स हैं अलग अलग मोड पे हैं ठीक है ना ये तो हमने देखा था ना ये तो होना भी चाहिए ये कहाँ जाएगा सीरियस कल हमने गया कहाँ ये लो कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं आ गया दिख रहा है चलो अच्छा है बस हाँ तो तुम लोग अभी तो 7 दिन तो फ्री में है मुफ्त में है डेमो है तो आप देख सकते हैं ये भी देख सकते हैं कि उसमें कितना तेजी से कवर किया जा रहा है उस पर अलग अलग कोर्सेज चलेंगे शायद आज मेरे ख्याल से इस पे चल रहा है जोग्राफी चल रही है 80 जो दूसरा कोर्स है प्रयासा उस पर ऑनलाइन पे वो प्री के लिए है वुमेन्स के लिए नहीं ठीक है ना जो 2025 का प्री है उसके लिए है और इकोनॉमी चलेगी आज और प्राइवेट 3 टॉपिक 5 रुपये जाएंगे ठीक है तो आप जिसको इच्छा हो देख सकते हो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल 7 दिन तो देख सकते हो आगे के लिए ठीक है ना चलिए सिकल सेल एनीमिया एनीमिया का एक प्रकार होता है हमने कल देख लिया था बाकी आप लोगों को पता है ठीक है ना शुरू करते हैं बताओ हमने क्या देखा था एनीमिया के बारे में बताओ एनीमिया क्या होता है बताओ अरविना एनीमिया क्या होता है क्या सर मेरे से क्यों पूछ रहे हो हाँ एनीमिया क्या होता है हीमोग्लोबिन की आज क्लास कितने बजे तक है 10:30 तक है ना बहुत है 1.5 घंटे तो इतना हो जाएगा कुछ आज हीमोग्लोबिन कमी यही है ना रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी को क्या कहते हैं एनीमिया कहते हैं और एनीमिया के 6 टाइप जो हमने कल देखे थे उसमें से एक कौन सा है सिकल सेल एनीमिया और मैंने बताया था यहाँ पे सिकल क्या बता रहा है आकार को बता रहा है किसको बता रहा है आकार को बता रहा है ये सेल क्या मतलब क्या हो गया कोशिका होगी और एनीमिया का मतलब क्या हो गया रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी मतलब ऐसा रक्त जिसमें हीमोग्लोबिन की जो कोशिका है उसका आकार बदल गया है और उसके कारण क्या हो रहा है हीमोग्लोबिन की कमी हो गई हो क्या कहलाएगा सिकल सेल एनीमिया कहलाएगा यहाँ तक कोई डाउट है क्या नहीं ना चलो हमने कल आप लोगों को बताया था ये भी लोन देख लिया था देखो हमने क्या कहा था कि जो भी आपका सामान्य हीमोग्लोबिन होता है या आरबीसी से क्या क्या लोग ये क्या आपका आरबीसी है अब देखो इसमें डिटेल में हम लोग जाएंगे कि कौन सा टाइप का है कौन सा जीन में परिवर्तन हो रहा है ठीक है ना इसमें अलग अलग चेन होती है आरबीसी में आप डिटेल में जाओगे जब पढ़ोगे बायो पढ़ोगे तो क्या होता है अल्फा बीटा ठीक अलग अलग चेन होती है तो जो इसमें खराबी आती है वो बीटा चेन में आती है ठीक ना तो बस ये क्या रखेंगे आरबीसी की बीटा चेन में होती है वो परेशानी आती है तो इसका आकार बदलता है ठीक देखो हमने क्या कहा कि जो आपका चलते हैं देखो हमने क्या कहा था कि जो आपका सामान्य आरबीसी होता है कैसे होता है एक टॉफिन में होता है ठीक ऐसा कुछ दिखता है इसे क्या कहते हैं ये गोल कहते हैं अगर पूछेगा सामान्य आरबीसी का जो आकार होता है कैसा होता है गोल होता है और उभया उत्तल होता है ये गोल दिख रहा है ठीक है और साथ में क्या है बीच में दबे उभया उत्तल है देखो दोनों तरफ से क्या है उत्तल लेंस होता है ऐसे होता है उत्तल लेंस उत्तल लेंस जानते हो ना ठीक है ना अब इसमें क्या हो रहा है अगर अब देखा गया ये भी हम लोग कारण समझ रहे हैं कि ये सिकल सेल आया क्यों कैसे मानव शरीर में प्रवेश किया ये कैसे प्रारंभ हुआ तो क्या हुआ कि जो अमेजन के जंगल हैं पढ़ा आप लोगों ने कहाँ है इसे कहते हैं विश्व का फेफड़ा कहते हैं क्या कहते हैं विश्व का फेफड़ा अमेजन के जंगलों को कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट यहाँ पे है इसलिए सबसे ज्यादा शुद्ध हवा कहाँ मिलेगी फेफड़ा भी क्या करता है आपका क्या करता है आपके ब्लड को क्या कर रहा है रिफ्रेश कर रहा है ना उसमें से O2 बाहर और सॉरी CO2 बाहर O2 अंदर कर रहा है ये कर रहा है ना समझ रहे हो ना यही काम कौन करता है अमेजन के जंगल करते हैं अब यहाँ बताओ कहीं भी जंगल है अमेजन के बगल में तुमको नदी मिल जाएगी अमेजन नदी मिल जाएगी है ना जहां पर पानी होगा तो वहां पे क्या होंगे मच्छर होंगे क्या होंगे मच्छर और इन्हीं मच्छरों से क्या बनेगा क्या मिलेगा आपको प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ और इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ क्या होता है कौन सा होता है मलेरिया होता है क्या होता है मलेरिया होता है ना अब ध्यान सुनिए सरकार का कार्यक्रम भी ऐसे चलेगा एक बार आप ये पकड़ लिया तो सरकार समझ जाएगा तो हमने क्या कहा कि ये देखा गया पहली बार देखा गया भारत में भी ऐसे देखा नदियों के किनारे देखा गया था कि जो भी ये अमेजन के जंगल हैं उनके पास मच्छर हो जाते हैं ठीक है ना और मच्छर रहे तो वहां पे लोगों को क्या होगा मलेरिया रोग ज्यादा होगा ठीक मलेरिया किस कारण हो रहा है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ कारण हो रहा है तो ये देखा गया कि जब ये प्लाज्मोडियम जो आपका क्या है प्रोटोजोआ है ये बार बार किसमें आ रहा है आपके आरबीसी में शामिल होना चाह रहा है ठीक है ना अब देखो मैंने क्या कहा एक आपका ये आरबीसी है ये आपका आरबीसी है ये जब जा रहा है अपने साथ क्या लेके जा रहा है O2 लेके जा रहा है ना और जब ये आ रहा है तो क्या लेके आ रहा है CO2 लेके आ रहा है मतलब जब ये हृदय से कोशिका तक जाएगा हार्ट से सेल तक जाएगा तो क्या लेके जाएगा
O2 लेके जाएगा, और जब सेल से वापस कहां तक आएगा, हृदय तक आएगा, हार्ट तक क्या लेके आएगा, CO2 सामान्य काम कर रहा है। लेकिन इसमें क्या हुआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ आने लगा। उसने कहा हमको भी आपके साथ जाना है घूमने के लिए। उसने कैसी बातें कर रहे हो, सवारी तो पहले से बैठे हुए हैं, दिक्कत है। लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं था, ये बिल्कुल जिद्दी है, ठीक है ना। ये बार बार जब अटैक कर रहा था, उसने कहा बस हो गया, अब देखना ये लो। उसने क्या कर लिया, अपना आकार बदल लिया और कठोर हो गया। अब देखो, जो आपका सामान्य जो आरबीसी होता है वो कैसा होता है, स्पंजी होता है। स्पंजी से भी बेहतर कह सकते हो, ये कैसा होता है, मुलायम होता है, ठीक है ना। मुलायम होता है, जो लगातार अपने आकार को क्या कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है। मॉडिफाई का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल आकार ही बदलेगा। आकार का मतलब अगर वो कम जगह है तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, बड़ी जगह तो बड़ा हो जाएगा। होता क्या है कि जब आपके हृदय से मान लो रक्त वाहिकाएं चली, ठीक है ना, तो रक्त चला तो पहले प्रारंभ में तो बड़ी बड़ी रक्त वाहिकाएं होंगी ना, ठीक, ये बड़ी रक्त वाहिकाएं होंगी, फिर ये छोटे बन गई, फिर इससे भी छोटी हो गई, क्योंकि अलग अलग जगहों से जाएंगी ना। अब जैसे आपकी स्किन में हो गया, ठीक है, त्वचा के पास जो आ रही है रक्त वाहिकाएं आ रही हैं, या छोटी छोटी कोशिकाओं तक जा रही हैं, वहां पर जो रक्त वाहिनियां होंगी, जिस पर रक्त फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो करेगा आपको, वो कैसी होंगी, पतली होंगी, समझ पा रहे ना। अगर उनमें, अगर इन आरबीसी में अगर अपने ढांचे को परिवर्तित करना या लचीलापन नहीं होगा, ठीक है ना, कठोर होंगी, तो क्या उसमें फ्लो कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब इसने अपना आकार बदला, जब ये कैसा है, हंसिया का आकार का हुआ, किसका आकार का हुआ, हंसिया का आकार का हुआ। हंसिया का मतलब कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हंसिया, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, सिकल। इसी को इंग्लिश नाम में क्या कहते हैं, सिकल। जैसे इसने अपना आकार सिकल किया, इसमें दो गुण और है, ये क्या हो गया, चिपचिपा हो गया, और दूसरा क्या हो गया, वेरी गुड, कठोर हो गया, ठीक है ना। क्या हुआ, चिपचिपा हो गया और कठोर हो गया। अब देखो जैसे ही ये कठोर हुआ, क्या हुआ, जैसे ही ये कठोर हुआ, तो यहां देखो हमने, अब देखो यहां तक क्या फ्लो आसानी से हो रहा है, क्योंकि ये यहां गया अपना आकार से परिवर्तित करके निकल गया। लेकिन जैसे ही सिकल में हुआ, कठोर हो चुका है, अब ये अपने आकार को परिवर्तित नहीं करेगा। तो देखो यहां जमा हो रहा है, जमा नहीं हो रहा है, इस वाले इलाके में देखो ये जमा हो रहा नहीं हो रहा है, ठीक। अब इस कारण क्या हो रहा है, यहां पे आपका जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाएगा, अब इधर ब्लड कम जाएगा, रक्त आप इधर कम जाएगा। इससे क्या होगा, टिश्यू तक, आपके जो टिश्यू तक या फिर ऊतक तक या कोशिका तक जो भी ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, वो रक्त नहीं पहुंचेगा, तो धीरे धीरे यहाँ कोशिकाओं को नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर फ्लो हो भी रहा है तो धीरे धीरे फ्लो होगा, ऐसा नहीं कि सब फ्लो बंद जाएगा, फ्लो धीरे धीरे रुक जाएगा, समझ पा रहे ना। एक बार फ्लो रुकना बंद होगा, धीरे आपकी कोशिकाएं खराब होंगी, फिर अंग खराब होंगे, फिर आप खराब होंगे, समझ पा रहे ना। तो ये क्या कहता है, सिकल सेल एनीमिया कहलाता है। लिखिए फटाफट लिखिएगा, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया एक रक्त विकार है। सिकल सेल एनीमिया एक रक्त विकार है, जिसमें जिसमें आरबीसी आरबीसी अपना सामान्य आकार परिवर्तित कर, अपना सामान्य आकार परिवर्तित कर, अपना सामान्य आकार परिवर्तित कर, परिवर्तित कर हंसिए के आकार का, हंसिया सॉरी का सिकल, हंसिए के आकार का, हंसिए के आकार की हो जाती हैं, हो जाती हैं। साथ ही उनमें कठोर और चिपचिपापन आ जाता है, कठोर और चिपचिपापन आ जाता है। लिख लिया। सिकल सेल कोशिकाएं, सिकल सेल कोशिकाएं, सिकल सेल कोशिकाएं तेजी से नष्ट होती हैं, तेजी से नष्ट होती हैं, जहां सामान्य आरबीसी का, जहां सामान्य आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, 120 दिन होता है, वहीं 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 सिकल सेल का, सिकल सेल का जीवन काल, सिकल सेल का जीवन काल, सिकल सेल का जीवन काल 30 से 40 दिन का होता है। ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग रूप में बदलता रहेगा, जितना ज्यादा सिकल सेल होगा इसका कार्यकाल उतना कम होता चला जाएगा। अब सोचो आपके शरीर में कोई ऐसी चीज है जो हर क्या हो रही है, जो बन रही है वो कितने दिन तक चल रही है, 120 दिन तक चल रही है, ठीक है ना। अगर वही चीज क्या हो रही है आपकी, कितने दिन तक चल रही है, 30 से 40 दिन चल रही है, मतलब कि आपके शरीर में नया ब्लड जल्दी से बन ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना, नया हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा है। अगर नया हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा है तो शरीर कमजोर होगा, रक्त की कमी होगी, इसलिए क्या कहा गया, एनीमिया कहा गया। क्यों कहा गया, जो सिकल के कारण होता है, जब आरसीबी अपना आकार बदल ले रही है, ठीक है, समझ में आया सिकल सेल एनीमिया, देखो कारण, ठीक, कारण, ठीक ना। जंगली क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में मच्छरों की वजह से, मच्छरों की वजह से, मच्छरों की वजह से तेजी से, तेजी से, तेजी से मलेरिया रोग होता है, तेजी से मलेरिया रोग होता है, तेजी से मलेरिया रोग होता है। देखिए प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ लगातार आरबीसी पर, लगातार आरबीसी को, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ लगातार आरबीसी को प्रभावित करता है, लगातार आरबीसी को प्रभावित करता है, जिसके कारण, जिसके कारण आरबीसी के बीटा चेन में, आरबीसी के बीटा चेन में, इसको लिखिएगा बीटा ग्लोबिन जीन, बीटा ग्लोबिन जीन, राइट क्लोज, बीटा चेन में उत्परिवर्तन होता है। इसके बाद बीटा ग्लोबिन जीन, हीमोग्लोबिन पढ़ते थे ना, तो हीमोग्लोबिन दो, बट ग्लोबिन देखा तुमने, ग्लोबिन में तीन चेन होती हैं, एक अल्फा चेन होती है, बीटा चेन होती है ना, तो बीटा चेन परिवर्तन हो रहा है। सुन क्या लिखा कि आरबीसी के बीटा चेन में उत्परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण गोल आरबीसी का आकार, गोल और उभयतल, उभयतल आरबीसी का आकार हंसिए के आकार का हो जाता है, हंसिए के आकार का हो जाता है। चूंकि, चूंकि यह जीन में उत्परिवर्तन हो रहा है, यह उत्परिवर्तन जीन में हो रहा है, चूंकि यह उत्परिवर्तन जीन में हो रहा है, जिसके कारण, जिसके कारण यह पीढ़ी दर पीढ़ी, यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, हस्तांतरित होता है, ठीक। हमने क्या कहा कि हमने ये बताया आपको
कि जो भी आपको क्या हो रहा है, ये एक आदमी में हुआ, पहली बार किसी एक में देखा गया होगा कि वो आरबीसी जो है वो अपना आकार बदल रही है, और चूंकि क्या हो रहा है, ये किसी के जीन में ही परिवर्तन हो रहा है, उसके शरीर की जितनी भी आरबीसी थी उसे धीरे धीरे करना शुरू कर दिया, स्वरूप परिवर्तन करना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका शरीर में, इसके शरीर में जितनी भी आरबीसी थी उनमें से अधिकांश आरबीसी ऐसा दिखने लगी, कुछ दिखने लगी, और इससे क्या हुआ, उनके बच्चों में, संतानों में भी चलेगी, इसी कारण क्या हुआ, ये अनुवांशिक रोग बन गया, ठीक है ना, जीन में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। और अगर एक बार ये हो गया है तो ये ठीक नहीं होता है, ये प्रिवेंट होता है, रोका जा सकता है, कि आपके शरीर में अगर है तो आप रोक लो, ठीक है ना, या फिर अपने संततियों में जाने से रोक लो, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे अपने संततियों में जाने से रोका जा सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं? हाँ, बस दो ही लोग देखते हैं। अरे झूठ, इसको लिटरली आपको झूठ मत बोलो, तुम नहीं देखते हो तारक मेहता का उल्टा चश्मा? छोड़ दिया? ओहो, पीछे नहीं देखते हो? अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा रेगुलर देख रहोगे, उसमें एक पूरा एपिसोड है सिकल सेल एनीमिया के बारे में, ठीक है ना, पोपटलाल जी की शादी हो जाती है और फिर दोनों का टेस्ट होता है, दोनों सिकल सेल पॉजिटिव निकलते हैं और फिर शादी नहीं होती है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास टाइम है तो इसका सिर्फ आखिरी एपिसोड आधे घंटे का है, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा सिकल सेल क्या होता है, ठीक है ना। मतलब देखते हुए तो काम की चीज देखते हो, हैं, क्या ही कहा जाए। चलो कहां थे हम लोग? ठीक है, इसमें लिखिएगा, इसे सिकल सेल रोग, सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल रोग, इसे सिकल सेल रोग या सिकल सेल रक्त अल्पता, सिकल सेल रोग मतलब सिकल सेल डिजीज बीमारी, या सिकल सेल रक्त अल्पता एनीमिया, अरे इसे सिकल सेल रोग या सिकल सेल रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया, या ड्रीपेनोसाइटोसिस, ड्रीपेनोसाइटोसिस कहा जाता है। विज्ञान की भाषा में क्या कहेंगे? ड्रीपेनोसाइटोसिस कहा जाता है, ड्रीपेनोसाइटोसिस कहा जाता है। लिखिएगा, अगला शब्द लिखिएगा, अगला शब्द लिखिएगा, सिकल सेल रोग में, सिकल सेल रोग में ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण सिकल आरबीसी, सिकल आरबीसी फटना शुरू कर देती हैं, फटना शुरू कर देती हैं, तो उसे हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। मैंने कहा कि अगर आपके शरीर में क्या हो रहा है, लगातार तेजी से एनीमिया हो रहा है, मतलब आप रोगी हो चुके हो उसके, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे कैसा रोगी होता है, कैसे भाग होता है, हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। तो मैंने कहा कि आपके शरीर में क्या हो रहा है, आपके शरीर में बहुत ज्यादा क्या है, ऐसे एनीमिया बन चुकी है, ठीक, ऐसे बहुत सारे एनीमिया से बन चुके हैं। अब क्या होगा, अब इसमें आपको पता है कि जब इसका आकार बदलेगा तो इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, जब लगातार ऑक्सीजन कम होगी तो ये सेल जो होती है फटना शुरू कर देती हैं शरीर के भीतर ही, ठीक है ना। तो अगर इस स्टेज पे कोई पहुंच जाता है उसे कहते हैं हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। समझ पा रहे ना? चलो आगे चलें हम लोग, आगे लिखिएगा, इस पे लिखिएगा, जेम्स हेरिक ने, जेम्स हेरिक ने, अभी ये फैक्चुअल डेटा है, जेम्स हेरिक ने पहली बार सिकल आरबीसी, सिकल आरबीसी का वर्णन किया था, सिकल आरबीसी का वर्णन किया गया था, वर्णन किया था। फिर क्या अगला पॉइंट, भारत में 1942 में, 1942 में, भारत में 1942 में लेहमैन और कटब्रुश ने, लेहमैन और कटब्रुश ने, ये दोनों क्या हैं, विज्ञान के बड़े पुरोधा हैं, ठीक है ना, वैज्ञानिक हैं। लेहमैन और कटब्रुश ने नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों के आदिवासियों में, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र के आदिवासियों में सिकल हीमोग्लोबिन, सिकल हीमोग्लोबिन, सिकल हीमोग्लोबिन को देखा था, ठीक है। अब लिखिएगा, सिकल सेल के प्रकार, अब ये एनीमिया के प्रकार नहीं है, ये सिकल सेल के प्रकार, और सिर्फ इसका नाम याद करना है आपको, ठीक है ना। सिकल, अरे सिकल सेल एनीमिया के प्रकार, इनके सिर्फ नाम लिखना है और कुछ नहीं समझना इसके बारे में ज्यादा, सिर्फ इनके आकार में परिवर्तन हो रहा है और वो आपके पेपर में सिर्फ नाम ही पूछेगा, इनमें से कौन सा सिकल सेल एनीमिया का प्रकार लिखिएगा। सिकल हीमोग्लोबिन, सिकल हीमोग्लोबिन सी जिसे कहते हैं, सिकल हीमोग्लोबिन सी, सी का मतलब यहाँ पे सेल है तो आपको ऐसा लिखना, सिकल हीमोग्लोबिन सी, आपको ऐसा कुछ लिखना मिलेगा, ठीक है ना। ये पहला टाइप होता है। दूसरा लिखिएगा, सिकल बीटा थैलेसीमिया, सिकल बीटा थैलेसीमिया, ठीक, ये ऐसा मिलेगा, HBS मतलब, और इस पे लिखा रहता है ऐसा, ये बीटा, ठीक। फिर लिखिएगा, तीसरा है सिकल बीटा प्लस थैलेसीमिया, सिकल बीटा प्लस थैलेसीमिया। फिर लिखिएगा, सिकल बीटा शून्य थैलेसीमिया। बस ये बता रहा है कि बीटा जो आपका बीटा चेंज जो है उस पर कितना फर्क आ रहा है, कहीं ज्यादा हो रहा है कहीं कम हो रहा है, बस उसको बता रहा है, बीटा चेंज में परिवर्तन बता रहा है। बीटा शून्य जीरो थैलेसीमिया। चलो आगे लिखिए, इसके लिखिए लक्षण, आपके सिलेबस में लक्षण भी दिया हुआ है, सिकल सेल के लक्षण क्या होते हैं, लक्षण लिखिएगा, लिखिए आप। पहला है शारीरिक विकास में विलंब, शारीरिक विकास में विलंब, यौवन आगमन में विलंब, यौवन आगमन में विलंब, वजन और ऊंचाई सामान्य से कम होना, वजन और ऊंचाई सामान्य से, वजन और ऊंचाई सामान्य से कम होना। फिर क्या दूसरा है, तीसरा पॉइंट क्या, अत्यधिक रक्त अल्पता, अत्यधिक क्या, शरीर सफेद दिखना। कल हमने आपको बताया था कि अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा है तो शरीर कैसा दिखेगा, सफेद दिखेगा, लाल दिखेगा। मैंने कहा था ना, इसलिए तुम देखो जब भी फिल्मों में पहाड़ी लोगों को या बर्फीले लोगों को दिखाना होता है, तुमने उनको देखो कैसे दिखाते हैं, वो बिल्कुल गोरे दिखाते हैं, दिखाते हैं, ठीक है ना, गोरे दिखाते हैं ना, और उनके जो चिक्स होते हैं बिल्कुल शेयर रेड होते हैं, या नवजात शिशु जो होता है वो भी दिखता है बिल्कुल लाल दिखता है। क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन किसमें होता है, शिशु में होता है, भ्रूण में होता है, भ्रूण में होता है। फिर पहाड़ी लोगों में होता है। सबसे कम कितना होता है, 18 से 20 होता है, 11 से 12 होता है, 12 से 14 आगे क्या ग्राम प्रति है, ग्राम प्रति 100 डेसीलीटर है। ये नीचे पीछे का वो याद रखेंगे, इसका पैमाना साहिल,
पैमाना समझते हो? तुम्हारा नाम ही शायद तुमको पैमाना पता ही होना चाहिए, हैं? समझ रहे हो ना? चलो क्या लिखा हमने इसमें? तो रक्त अल्पता कम हो जाएगी, इसका शरीर का संतुलन हो जाएगा। ठीक है, लिखा नाखून त्वचा व आंखों में पीलापन किसका लक्षण है? पीलिया का। तो आपको बार बार क्या हो रहा होगा? पीलिया हो रहा होगा, पीलिया। नाखून त्वचा और आंखों में पीलापन, सबसे पहले पीलिया कहां समझ में आता है? आंखों में, फिर नाखून में, फिर त्वचा में। अगर आप गोरे हैं, अगर आपका रंग गोरा है तो आपके चेहरे पे सबसे पहले दिखेगा, ठीक है ना? समझ पा रहे हो ना? फिर लिखना लिखना अगली जो लिखना है आपको इसमें लिखा लंबे समय तक हल्का बुखार रहना, ये मलेरिया के लक्षण है। लंबे समय तक हल्का बुखार रहना, नाक की हड्डियां समतल हो जाना, नाक की हड्डियां समतल हो जाना। आपके नाक के भीतर की स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे क्या है? एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर है अंदर की तरफ, ठीक है ना? अगर आपको एनीमिया होता है तो धीरे धीरे ये इधर के आपके नोज पैड के पास मिलते हैं, आपके जो हड्डियां होती है अंदर की तरफ वो समतल होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना? फिर लिखिए आप, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना? तो आपकी सांसें बड़ी तेज चलना शुरू हो जाती हैं, ठीक? चलो अगली ना, बार बार वायरल व बैक्टीरियल संक्रमण, बार बार वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण। प्लीहा का बढ़ना, क्यों बढ़ेगा प्लीहा? आरबीसी ज्यादा जल्दी डेड हो रही है और आरबीसी मरने के बाद कहां जमा होगी? प्लीहा में, इसीलिए प्लीहा क्या होगा? स्प्लीन आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना? अगर आपके पेट में दर्द है, लगातार तेजी से दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर के पास गए, उसने कहा कि आपकी तिल्ली बढ़ गई है, आपकी स्प्लीन बढ़ गई है, तो आपको त्वरित रूप से क्या करवाना चाहिए? सिकल सेल का टेस्ट करवाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे शरीर में लगातार तेजी से रेड ब्लड सेल जो है वो टूट रही हैं? समझ पा रहे ना? अगली लिखिएगा, पुरुषों में लैंगिक विकार होना, पुरुषों में लैंगिक विकार होना। हड्डी व जोड़ों में दर्द, हड्डी व जोड़ों में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि हड्डियों में क्या होता है? बोन मैरो होता है, और एडल्ट में जो आपका आरबीसी बनता है कहां बनता है? बोन मैरो बनता है, वही बनता है ना? तो अगर आपका जो बोन मैरो लगातार कुछ प्रयास कर रहा है क्या करने के लिए? हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, तो उसमें तकलीफ तो होगी ना, ज्यादा काम करना पड़ रहा है उसको बेचारे को, ठीक? चलिए फिर बाकी तो सब ऐसे ही है। लंबे समय तक निमोनिया, लंबे समय तक निमोनिया, और ये सबसे ज्यादा देखने मिलता है आपको बच्चों में, ठीक? ऐसे ही होता है निमोनिया जिसमें ठंड लगती है बच्चों को, ठीक है? चलिए लक्षण लिख लिया। अब लिखिएगा सिकल सेल के मरीज, सिकल सेल के मरीज। अब देखो सिकल सेल में बेसिकली दो तरह के लोग होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग सिकल सेल वाहक, क्या कहते हैं? सिकल सेल वाहक। और एक को हम क्या कहते हैं? सिकल सेल रोगी। क्या कह रहे हैं? सिकल सेल रोगी कह रहे हैं। अब दोनों में फर्क क्या है? अगर कोई सिकल सेल वाहक है तो उसमें लक्षण कैसे होंगे? कम होंगे, जबकि रोगी होंगे उसमें सिकल सेल के लक्षण कैसे होंगे? ज्यादा होंगे। और ये जो रोगी है ये बड़ा ही डेंजरस है, मतलब इसको सिकल सेल का रोग हुआ है, जबकि वाहक है ये बता रहा है कि भाई साहब इसके अंदर जो है वो सिकल सेल है तो, लेकिन अभी वो उस बीमारी से क्या है? पीड़ित नहीं है, वो केवल एक कैरियर की बात काम कर रहा है, वो अपने भीतर से होते हुए अपने संतानों तक सिकल सेल के लक्षणों को पहुंचा सकता है, लेकिन वो खुद स्वयं पीड़ित ज्यादा नहीं है। समझ पा रहे ना? वाहक का मतलब क्या होता है? जैसे बाहर वाहक वाहन, तो क्या करते हैं? वाहन क्या करता है? वाहक है ना, संदेश या कोई चीज लेकर के जाने वाला। तो ये जो शरीर है, मैंने कहा इसको नाम दिया माइनस, ठीक है ना? ये जो माइनस वाला व्यक्ति है, सिकल सेल माइनस वाला व्यक्ति है, ऐसा कोई वर्ड होता नहीं सिकल सेल माइनस, याद करके दे रहे हैं, ठीक है ना? तो जो माइनस वाला व्यक्ति है वो क्या कर रहा है? उसके भीतर सिकल सेल के सिम्टम्स तो मौजूद हैं, ठीक है ना? उसके आरबीसी में सिकल सेल जैसे कुछ है लक्षण है, पर वो स्वयं पीड़ित ज्यादा नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चों तक, अपने संतानों तक सिकल सेल को पहुंचा सकता है। हो सकता है वो स्वयं तो वाहक है, लेकिन उसके बच्चे सिकल सेल रोगी हो जाएं। समझ पा रहे ना? जबकि रोगी जो होता है वो क्या होता है? पीड़ित होता है, और वो संभवतः या हमेशा ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसके बच्चों में भी क्या हो? सिकल सेल के सिम्टम्स चले जाएं। समझ पा रहे ना? तो दो अलग अलग होते हैं, सिकल सेल वाहक, सिकल सेल वाहक। इसमें लिखिए सिकल सेल वाहक वे व्यक्ति होते हैं, सिकल सेल वाहक वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें सिकल सेल रोग का कोई लक्षण नहीं होता है, जिन्हें सिकल सेल रोग का कोई लक्षण नहीं होता है, सिकल सेल रोग का कोई लक्षण नहीं होता है, किंतु किंतु उनके रक्त में सिकल सेल मौजूद होता है, सिकल सेल मौजूद होता है। फिर क्या? सिकल सेल रोगी, ठीक है? वे व्यक्ति जिनमें सिकल सेल के लक्षण मौजूद होते हैं, सिकल सेल के लक्षण मौजूद होते हैं, तथा 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 इनके शरीर में आरबीसी कोशिकाओं का प्रवाह अवरुद्ध होना शुरू होता है। चलिए लिखिएगा सिकल सेल रोग के प्रसार, ये आपने थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, प्रारंभ हो जाता है सिकल सेल डिजीज का प्रसार। चलो अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना? क्या क्या कह रहा है वो। पहली कंडीशन क्या कह रहा है यहाँ पे? ध्यान रखेंगे, मैं दो शब्द लिख रहा हूं, उसको बिल्कुल ध्यान से रखेंगे। जब हम रोगी की बात करेंगे, रोगी की, तो कैसा होगा? वो प्लस होगा, ठीक है ना? और जब हम वाहक की बात कर रहे हैं वो कैसा होगा? माइनस। ये अपने समझने के लिए है, ठीक है ना? जब भी हम रोगी की बात करेंगे कैसा होगा? वो प्लस होगा, और जब भी हम वाहक की बात करेंगे वो कैसा होगा? माइनस होगा, ठीक है ना? अब हमने क्या कहा? पहली कंडीशन है यहाँ पे क्या है? एक मेल है और एक क्या है? फीमेल है। अब हमको देखना है कि उसके संतानों में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना? तो पहली कंडीशन क्या कह रही है कि जो माता और पिता दोनों क्या है? सिकल सेल रोगी नहीं है, मतलब कि वो पॉजिटिव नहीं है, ठीक? समझ पा रहे हो?
समझ में आया? तो जो उनकी संतान होगी वो भी सिकल सेल रोगी नहीं होगी। मतलब कि अगर आपने विवाह के पहले अपना और अपने लाइफ पार्टनर का टेस्ट करवाया है और दोनों में सिकल सेल के सिम्टम्स नहीं है, सिकल सेल पॉजिटिव नहीं है, तो उनके बच्चों में, आपके संतानों में कभी भी सिकल सेल डिजीज नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? पहली कंडीशन समझेंगे तो लिखना, यदि माता और पिता दोनों सिकल सेल रोगी नहीं है तो उनके बच्चों में उनके बच्चे सिकल सेल रोगी नहीं होंगे। सर ये बना लीजिएगा, ये सिर्फ समझने के लिए है। जिसको लगता है कि हम लिख करके समझ जाएंगे उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? यदि माता और पिता दोनों सिकल सेल रोगी नहीं है तो संतान सिकल सेल रोगी नहीं होगी। ठीक, आगे चलें। चलो, दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? दूसरी कंडीशन ये कह रही है, कुछ तो कह रही होगी। दूसरी कंडीशन कह रही है, अगर मेल या फीमेल, माता या पिता में से कोई एक क्या है, सिकल सेल वाहक है। कैसा है? सिकल सेल वाहक है। या तो ये वाहक हो या फिर ये वाहक हो, कोई भी एक वाहक हो, इसलिए लिखा है या, ठीक है ना? और जब या लिखा है तो मतलब अगर ये सिकल सेल वाहक है तो ये कैसा है? ये सामान्य है। ये समझो कि अगर किसी भी सिकल सेल वाहक पुरुष का विवाह एक सामान्य महिला से हो गया है, जिसको ना तो सिकल सेल का कोई सिम्टम्स के अंदर नहीं है, तो क्या होगा? उस पे दो कंडीशन होती हैं। इसमें दो कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है कि आपके जो संतान होंगे उनमें 50% चांसेस है कि वो कैसे होंगे? सिकल सेल के वाहक होंगे, और 50% कैसे होंगे? सामान्य होंगे। ठीक है, उनमें किसी प्रकार का कोई सिम्टम नहीं होगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? है ना? अब ये वाइस वर्सा है। मैंने कहा या, चाहे वो माँ हो या फिर पिता हो, ठीक है ना? चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में से अगर कोई एक की बात कर रहा है, एक कैसा हो? सिकल सेल वाहक हो। रोगी की बात नहीं, कैसे बात कर रहा है? वाहक की बात कर रहा है। तो उसकी जो संतान होगी उसमें संभावना है कि 50% कैसे हो? वाहक हो सकते हैं, और 50% कैसे हो सकते हैं? सामान्य होते हैं। अब आपके दिमाग में बिल्कुल दिमाग लगा सोच लेना, मैंने कहा उसके दो बच्चे हैं, ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि एक कैसा होगा? वाहक होगा, एक सामान्य होगा। हो सकता है दोनों सामान्य हो जाए, हो सकता है दोनों वाहक हो जाए। ये हर संतान की संभावना बता रहा है कि जब भी संतान पैदा होगी उसमें चांस क्या होते हैं कि संतान 50% वाहक हो सकती है और 50% सामान्य हो सकती है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? लिख लीजिएगा। हाँ, कौन है? सिकल सेल होने के बाद नहीं हो सकता है। अगर रोगी है तो बिल्कुल नहीं हो सकता है दोनों। बिल्कुल, अगर दोनों सिकल सेल रोगी, आगे पढ़ेंगे ना, बताएं सरकार क्या कर रही है। एक सेकंड, ध्यान सुना, ध्यान सुना। मैंने क्या कहा? हाँ, हो सकता है, संभावना है ना, लेकिन उसके लिए दो में से किसी एक को सामान्य होना पड़ेगा। समझ पड़ना? पति या पत्नी में से, माता या पिता में से किसी एक को सामान्य हीमोग्लोबिन वाला होना पड़ेगा, तब की कंडीशन है ये, तब आपका संभावना है। ठीक है ना? आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। लिखिएगा, यदि माता और पिता में से कोई एक, यदि माता और पिता में से कोई एक सिकल सेल वाहक है तो, यदि माता और पिता में से कोई एक सिकल सेल वाहक है तो 50% संतान, 50% संतान सिकल सेल वाहक और 50% संतान सामान्य गुण वाले होने की संभावना है। समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छा है। अब देखिए, मैंने क्या कहा? तीसरी कंडीशन क्या कह रही है? तीसरी कंडीशन कह रही है कि जो माता है या मदर है और फादर है, ठीक, मेल है और फीमेल है, सपोज कर लो, दोनों क्या है? सिकल सेल वाहक हैं। दोनों कैसे हैं? यहाँ पे दोनों में से कोई एक था, यहाँ पे दोनों हैं, तब क्या होंगी? तब संतान कैसी होगी? इसकी तीन कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? इसकी तीन कंडीशन बनती हैं। ये कह रहा है इसमें दोनों में अगर ऐसा है तो हो सकता है कि 25% जो बच्चे होंगे वो कैसे होते हैं? सिकल सेल रोगी हो सकते हैं। कैसे होते हैं? सिकल सेल रोगी हो सकते हैं। 50% जो बच्चे हैं उनकी संभावना कैसी? कैसे होते हैं? सिकल सेल वाहक हो सकते हैं। और आगे के जो 25% बच्चे हैं, 25% जो बच्चे हैं वो कैसे होंगे? सामान्य वाले होंगे, सामान्य गुण वाले होंगे। समझ में आ गया? मैंने क्या कहा? अगर माता और पिता दोनों कैसे हैं? वाहक हैं, ठीक है ना? इस नेगेटिव का मतलब कैसा है? वाहक है। अगर आपको दिक्कत हो रही है इसमें, तो आप इसमें तीन तरह के चिन्ह बनाते हो, पॉजिटिव, नेगेटिव और कुछ भी नहीं, ठीक है ना? जैसा आपको समझ में आए, ये चिन्ह से बनाने का उद्देश्य जैसा आपको समझ में आए वो बना सकते हो। अगर आपको लिखना है तो लिख करके नोट कर सकते हो। हमने क्या कहा? दोनों कैसे हैं? वाहक हैं। उस कंडीशन क्या होगा? क्योंकि जो संतान होगी उसमें संभावना है कि 25% कैसी बन जाए? रोगी बन जाए, सिकल सेल रोगी हो जाए। 50% कैसी होगी? वाहक बनेगी, और 25% की संभावना कैसी होगी? सामान्य गुणों वाली होगी। समझ में आया? है ना? ठीक है, चलो इसको लिखिएगा। यदि माता और पिता दोनों सिकल सेल वाहक हैं तो आगे आप लोग स्वयं से लिख लें। हम्म, 100% बिल्कुल होती है। 100% ये 100% हो सकती है। ये 50% का मतलब है कि जैसे सपोज करो कि मैं और मेरी वाइफ दो लोग हैं, हम में से कोई एक कैसा वाहक है, ठीक? तो हमारी जो संतान होगी, हमारे सबसे एक ही बच्चा है, तो जब वो बच्चा होगा तो उसमें क्या संभावना सोचती है? तो हो सकता है वो 50% चांसेस है कि वो बिल्कुल सही हो जाए, सामान्य गुण वाले हो, मतलब उसको कोई भी रोग लाइक समझते ना, प्रोबेबिलिटी। और 50% प्रोबेबिलिटी कैसी है? उसका वो भी कैसे निकले? वाहक निकले। ये प्रोबेबिलिटी है। अगर ऐसा नहीं कितने बच्चे होंगे तो कम से कितने बच्चे होंगे, समझ रहे हो ना? कि दो बच्चे हो रहे तो एक सिकल सेल वाहक हो जाएगा, एक सामान्य, ऐसा नहीं है। हो सकता है दोनों बच्चे सामान्य हो जाए। उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? जैसे आपने सुना होगा कि जब मेल और फीमेल बनते हैं, मिलते हैं, उसमें क्या होता है? बच्चा और बच्ची होते हैं, लड़का और लड़की होते हैं। तो लड़की होने की संभावना कैसी होती है और लड़के होने की संभावना कैसी होती है? होती है ना? और जरूरी थोड़ी हर इंसान को लड़का ही लड़का हो, हर इंसान की लड़की लड़की हो, समझ पा रहे हो ना? वैसी संभावना इनमें भी है। लिख लिया? अगले कंडीशन में चलें। चलो अगले, हाँ लिखो लिखो। लिख लिया? हाँ बिल्कुल भाई, अगर सही समय पे नहीं पहुंच रहा है, फिल्टर भी नहीं हो रहा है तो होगा। आपका कोई भी अंग तंत्र काम करना बंद कर सकता है, समझ रहे हो ना? कोई भी अंग काम करना बंद कर सकता है, ठीक? अगर ज्यादा टिश्यू खराब हो रहा है तो क्या होगा? आपके फोड़े होने शुरू हो जाएंगे पैरों में, ठीक ना? मतलब रक्त के विकार से जो जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं वो उनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक? चलिए अगली कंडीशन देखते हैं क्या कह रहा है। अगली कंडीशन ये है आपकी, ये कह रहा है ये मेल हो गया, ये फीमेल। तो मेल और फीमेल दोनों में से कोई एक कैसा है? रोगी है। दोनों में से एक कैसा है? रोगी है।
और दूसरा कैसा है, सामान्य है, सामान्य। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में चांसेस नहीं है, पूरे 100% चांस क्या है कि जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, सिकल सेल वाहक होगा। कैसा होगा, सिकल सेल वाहक होगा। ठीक, मैंने क्या कहा, अगर माता या पिता में से कोई एक, या का मतलब है चाहे ये हो चाहे ये, अगर कोई भी एक कैसा है, सिकल सेल रोगी है, वाहक नहीं, कैसा है, रोगी है, तो बच्चे कैसे होंगे, वाहक होंगे। ठीक, लिख लो फटाफट। लिख लिया, फिर लिखना। चलो अब देखो चौथी कंडीशन क्या कह रही है, चौथी कंडीशन कह रही है कि एक मेल और फीमेल में एक अगर जो है कैसा है, एक रोगी है और दूसरा क्या है, वाहक है। क्या है, एक रोगी है और एक वाहक है, तो इसमें जो संभावना है उनकी संतानें होंगी वो कैसे सकती हैं, एक जो होगी वो कैसे होगी, 50% चांसेस कैसे होंगे, वाहक बन जाए, और 50% चांस कैसे हो, क्या हो जाए, रोगी हो जाए। ठीक ना, तो कैसे माता पिता में एक रोगी और एक कैसा है, वाहक है, तब की कंडीशन है। हो गया, लिखो। अरे इधर देख के लिखो, उधर देख, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, माता या पिता में से क्या है, एक क्या है, रोगी और एक वाहक है, तो संभावना क्या है, 50% बच्चे कैसे होते हैं, रोगी, और 50% वाहक। छठी कंडीशन क्या कह रही है, छठी कंडीशन ये कह रही है कि यदि माता मतलब मदर और फादर या मेल और फीमेल दोनों कैसे हैं, सिकल सेल रोगी हैं, तो जो संतान होंगी उनमें किसकी संभावना है, संभावना नहीं, पूरा 100% बच्चे कैसे होंगे, सिकल सेल रोगी ही होंगे। 100% क्या होंगे, सिकल सेल रोगी होंगे। हाँ, दोनों रोगी है तो। अब देखो एक चीज हमको साफ समझ में आ रही है कि अगर आपको बचना है इससे, सबसे पहले क्या करना होगा आपको, विवाह के पहले टेस्ट करवाना होगा दोनों का कि दोनों कहीं सिकल सेल पॉजिटिव तो नहीं है। ठीक है ना, ठीक, तो ये यही एक तरीका है, और इसीलिए सरकार क्या कर रही है, इस पे लगातार काम कर रही है। ठीक है ना, इसीलिए आपको क्या देना चाहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना चाहिए। मतलब ये समझने के लिए वो आप देखोगे, एपिसोड देखोगे कि दोनों का लगभग लगभग शादी तक बारात आ जाती है, फिर डॉक्टर हाथी क्या करते हैं, रिपोर्ट लेके आते हैं, कहते हैं तुम दोनों का टेस्ट किया है, तुम दोनों कैसे हो, पॉजिटिव हो, तो तुम दोनों को विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाली संतान आपकी जो होगी वो कैसे होगी, रोगी होगी। जब आपको पता है आपको ये समस्याएं होंगी तो फिर क्यों ही विवाह करना है। हाँ बिल्कुल जीन मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है ना, पर क्या जीन मॉडिफाई इतना आसान है, क्या इतनी सस्ती प्रक्रिया है, क्या इतनी सुलभ प्रक्रिया है, और क्या जीन मॉडिफाई होने के बाद इंसान ठीक हो सकता है क्या, बिल्कुल सकता है। अभी हमने वो पढ़ लिया, क्या इलाज पढ़ लिया, क्या नहीं पढ़ना, तो कैसे बता दो जीन मॉडिफाई, क्या चाह रहे हो, एक तरह चलना चाह रहे हो, हाँ 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 हाँ, शादी के बाद नहीं, वो पहले ही होगा क्योंकि अनुवांशिक है, पहले हो नहीं सकता। आप ये सोचो कि आपके शादी के बाद आप रोगी होगे, नहीं होते, आप जन्म के समय ही रोगी रहोगे सिकल सेल के। हाँ 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 हाँ, नहीं ठीक होगा, वो ठीक होगा, लेकिन उसकी संतानों में संभावना है। अब देखो इसको आगे बताता हूं, तुमने क्या कहा, एक जो है रोगी है और एक कैसी है, सामान्य फीमेल, तो जो बच्चे होंगे 100% कैसे होंगे, वाहक का काम करेंगे, कैसे काम होंगे, वो वाहक होंगे, और वाहक जो होते हैं डेंजरस नहीं होते हैं। ठीक है ना, अगर उनको थोड़ी थोड़ी ट्रीटमेंट दी जाए लगातार, जो उनके इस रोग को प्रिवेंट करके रोक करती है, आपको ज्यादा हार्म नहीं करेगा, ज्यादा परेशान नहीं करेगी। ठीक है ना, इसी तरह का इसमें होता है, आरएच फैक्टर देखे जाते हैं, अगर समान आरएच फैक्टर वाले महिला पुरुष में विवाह हो तो क्या होता है, अरे मृत्यु नहीं होती भाई, मृत्यु भी होगी। हाँ, जो बच्चे होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं, और हो सकता है कि जो फीमेल है वो प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं कर पा रही है, और जो कंसीव कर भी रही है तो मिसकैरेज की संभावनाएं हो जाता है, और अगर किसी तरह प्रेगनेंसी कंसीव भी हो गई तो बड़ी ही तकलीफ में जीवन हो जाता है। तो एक बच्चे के पास दूसरे बच्चे की संभावना बहुत कम हो जाती है। ठीक है ना, तो ये होता है आरएच फैक्टर सेम होने के कारण। इसीलिए तुमने देखा होगा कि अंतर जाति और करते हैं, एक ही वंश में विवाह नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत संभावना है कि एक ही वंश के लोगों में एक ही तरह का क्या हो, रक्त समूह हो। अगर एक ही तरह का रक्त समूह है तो उनमें संभावना कैसी है कि आरएच फैक्टर कैसे होंगे, सेम होंगे, समझ पा रहे हो ना। इसीलिए विवाह अलग कुल गोत्र में किया जाता है, समझ में आया। इसका मतलब जो पुराने लोग थे वो केवल पोगा पंडित नहीं थे, उनको विज्ञान का संपूर्ण ज्ञान था। इसलिए तुम देखोगे सोशियोलॉजी में आप लोगों ने विवाह पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं पढ़ा है, विवाह में आपने पढ़ा होगा, गोत्र पढ़ा होगा, है ना। इस गोत्र में आपने देखा होगा कि माताओं की तरफ 6 और नहीं गोत्र, सॉरी ये गोत्र एक और पढ़ा होगा, वंश पढ़ा होगा, वंश। तो वंश में क्या होता है, माताओं की तरफ 6 और पिताओं की तरफ 8, इस वंश में विवाह नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, गोत्र जैसे गोत्र का बेसिकली एक सिंपल सा मतलब होता है एक ही जगह गाय बांधने वाले लोग, सिंपल सा मतलब समझते हैं इसको। पहले के समय लोग क्योंकि गाय संपत्ति होती थी, तो जो लोग एक ही जगह बांधते थे, तो लोग ऐसा मानते थे कि शायद ये एक ही परिवार के लोग होंगे, इसलिए कहा गया कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं करना है। समझ पा रहे ना, जब आपका विवाह होता है या किसी का भी विवाह होता है तो अलग अलग गोत्र में होता है, समझ पा रहे ना। अब देखो अगर आप देखोगे अधिकांशतः जो बीमारियां होती हैं वो आदिवासी क्षेत्रों से शुरू होती हैं। क्यों, पहली बात उनका स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, और उनके यहाँ ऐसे विवाह प्रचलित हैं जो एक ही उसमें होते हैं, जैसे दूध लौटावा हो गया, ममेरे फुफेरे भाई बहनों में होता है। ठीक है ना, तो हो सकता है उनमें डिजीज ज्यादा हो, लेकिन अब देखोगे कि जो जब जनजातियां अपग्रेड होना शुरू हुई, थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हुई, उन्होंने भी एक ही गोत्र में या समगोत्रीय विवाह को वर्जित कर दिया कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं होगा। हालांकि जब ममेरे और फुफेरे भाई बहनों में विवाह होता है उनका गोत्र परिवर्तित हो जाता है, तो ज्यादा संभावना ये रहती है कि हो सकता है कि जो मेरे भीतर जो रक्त आया है वो मुझे अपनी माता से मिला होगा, और जो मेरे फुफेरे भाई बहनों में आया है हो सकता है उनके पिता से मिला हो, तो परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ, दो अलग अलग रक्त समूह होने की संभावना रहती है। समझ पा रहे हो, इसलिए समगोत्रीय विवाह वर्जित होता है। ये वर्जित होता है सामाजिक तौर पर, लेकिन कानूनी तौर पर वर्जित नहीं है। समझ पा रहे हो ना, सरकार बिल्कुल भी मना नहीं करती है, सगोत्री विवाह, सपिंड विवाह, सप्रवर विवाह, सारे विवाह को मानता सरकार प्रदान करती है। ठीक, सोशियोलॉजी में आप जो पढ़ोगे वहां विवाह पढ़ोगे, वहां आपको ये सारी चीजें पाई जाएंगी। ठीक है ना, चलो आगे चलें, इतना हो गया। चलिए लिखिएगा, सिकल सेल एनीमिया हेतु प्रमुख टेस्ट, सिर्फ नाम लिखना है, आपको नाम पता होना चाहिए, इससे क्या होता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेस्ट लिखिएगा, सॉल्युबिलिटी टेस्ट, सॉल्युबिलिटी टेस्ट। दूसरा लिखिएगा हाई परफॉर्मेंस क्रोमेटोग्राफी, गुणसूत्र से रिलेटेड होता है ये, हाई परफॉर्मेंस क्रोमेटोग्राफी सिकलिंग टेस्ट, तीसरा अगला है, तीसरा है सिकलिंग टेस्ट।
फिर चौथा लिखिएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस। लिखिएगा कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। बस हो गए, इतने टेस्ट होने को बहुत सारे होते हैं। समस्याएं लिखिएगा, सिकल सेल रोग की दूरगामी समस्याएं। ठीक, अब जो हमको लक्षण दिख रहे हैं उसी से संबंधित जो गंभीर बीमारियां होंगी, जैसे लिखिएगा मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं में अवरोध से लकवा, मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं में अवरोध से लकवा, पित्ताशय में पथरी। पथरी समझते हो क्या होता है? पथरी किससे बनता है वो? हैं? कैल्शियम ऑक्सीडेट बनता है ना, कैल्शियम ऑक्सीडेट होता है जो आपके किडनी में या फिर मूत्र वाहिकाओं में क्या होता है, जमा जाता है। ठीक है ना? चलिए, अगर उसकी साइज लगातार बढ़ रही है तो आपको तकलीफ दे होगा। ठीक, हालांकि पथरी होना कोई बड़ी बात नहीं है, हर सामान्य व्यक्ति के भीतर जो होते हैं वो पथरी होती ही होती है। ठीक है ना? ऐसा कोई नहीं दुनिया जो कहते हैं भाई मेरे शरीर में पथरी नहीं है, पथरी होगी होगी, बस साइज का फर्क होगा। अगर साइज सामान्य है तो दर्द नहीं हो रहा है, अगर साइज बढ़ रहा है तो दर्द होगा। और सामान्यतः जो पथरी रोगी होते हैं उनको ये बैक साइड दर्द करता है, क्योंकि किडनी आपकी बैक साइड होती है। ठीक है, यहाँ होती है ना, तो बहुत दर्द करता है और अटूट दर्द करता है। और एक खास बात, अगर कोई पथरी रोगी है तो आप ये सोचो कि वो यहाँ से वहां तक जाएगा और यहाँ सामान्य चला और वहां गेट तक मुझे दर्द हो गया, रोना शुरू कर दिया उसने, इतना दर्द होता है। ठीक है ना? बहुत तकलीफ दे होता है। फिर कुछ नहीं करना पड़ता, एक इंजेक्शन लो पेन किलर का, फिर सामान्य। ठीक है ना? और समस्या ऐसा नहीं, पथरी से बहुत समस्याएं होती हैं, पर लगातार पेन किलर आप ले भी सकते हो, तो उसका एक इलाज है आप ऑपरेशन करवाएं। ठीक ठीक हो जाएगा पीछे। हाँ, इसलिए किसी को है तो इतना चिंता का विषय नहीं है, सर ये पथरी हो गया क्या करेगा, कुछ नहीं है, सबके है। ठीक है ना? चलो आगे चले, अगला लिखिएगा, लिखिएगा महिलाओं में बार बार गर्भपात और अत्यधिक रक्तस्राव की समस्या। मिसकैरेज जिसे कहते हैं, गर्भपात और अधिक रक्तस्राव की समस्या, गुर्दे और अस्थियों का संक्रमण, गुर्दे और अस्थियों का संक्रमण। फिर लिखिएगा हृदयाघात, हृदयाघात। चलिए उपचार लिखिए, कौन कौन से उपचार हैं, सिर्फ नाम लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। हाइड्रोक्सी यूरिया पहला इलाज है, हाइड्रोक्सी यूरिया, हाइड्रोक्सी यूरिया ये उपचार का नाम है। ठीक है ना? एक मानक दवा है, जब भी किसी को सिकल सेल होता है तो ये सबसे पहले दवा ये दी जाती है। ठीक है ना? फिर लिखिएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ब्लड को मिक्स करना, एक दूसरे जो अलग से ब्लड जाता है। फिर लिखिएगा बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। फिर लिखिएगा स्टेम सेल ट्रीटमेंट, स्टेम सेल ट्रीटमेंट। और फिर क्या है जीन थेरेपी। ये सारे जो शब्द हैं किससे लिए गए हैं? स्टेम सेल ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी। स्टेम सेल क्या होता है, बायो वालों को बताओगे? हाँ बताओ। स्पाइन, हाँ। स्टेम सेल का बाकी मतलब वास्तविक मतलब क्या, तो किस तरह कोशिका होती है? कहाँ चल दिए, इधर जाओ, कहाँ जा रहे हो? टिकट देने जा रहे हो? हाँ दे के आओ। और सुनो तो अब आना मत, आधे घंटे बाद आराम से। ठीक है ना? क्लास खत्म हो जाएगा, दिख मत जाना बीच क्लास में, आराम से आना। चलो, स्टेम सेल किस तरह कोशिका होती है? जनक कोशिका होती है, कायिक कोशिका होती है? किसका किसका बायो था? तुम्हारा बायो था ना? बताओ, स्टेम सेल कैसी कोशिका होती है? जनक कोशिका होती है, कायिक कोशिका होती है? जनक कोशिका होती है, कायिक कोशिका होती है। जनक जैसे जनक कोशिका और कायिक कोशिका फर्क क्या होता है? आपका क्या था ट्वेल्थ में? कॉमर्स था पक्का? ऐसा नहीं बदल गया, बायो नहीं था मेरा भी। चलो देखो, जो भी आपका जो ये होता है, क्या कहते हैं, आपका स्टेम सेल होता है, उससे आप नए अंग बना सकते हो। ठीक है ना? उन कोशिकाओं को विस्तारित करके बना करके, तो आपके शरीर में जब भी कोई परेशानी होती है, जैसे मान लो मैंने कहा कि आपके आपके हाथ की पूरी स्किन कट चुकी है, लेकिन आपको नई स्किन बनानी है। अब आप चाहते हो कि इसमें प्लास्टिक सर्जरी न करवा के हम क्या करें, इसको अंग को बढ़ाने के लिए हम क्या करें, नई कोशिकाओं को जन्म देना है। तो स्टेम सेल कोशिकाएं क्या करेंगी, अपने समान नई कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है। समझ पा रहे ना? इसलिए ये जो तुमने देखा होगा कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो आपको गर्भनाल जो होता है उसको बैंक रखा जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो आने वाले समय में अगर किसी भी प्रकार की क्षतिग्रस्त होती है, एक्सीडेंट होता है या कोई बीमारी होती है, उस दौरान उस तरह की जो सेल होती है, उसमें जो सेल होती है वो आपको एक नया जीवन दान दे सकती है। इसलिए उसका बैंक, उसके जो बैंक होते हैं बड़े महंगे होते हैं। ठीक है ना? वो सामान्य नहीं है, सब कोई उसको रखवा सकते हैं, उसको मंथली कुछ पे करना पड़ता है या ईयरली उसको कुछ पे करना पड़ता है, उस बैंक का पे करना पड़ता है। समझ पा रहे हो? और ये जितनी जीन थेरेपी सब जो है ये किस रिलेटेड है, बायोटेक्नोलॉजी में आप लोग आसानी से पढ़ोगे, यहाँ सिर्फ नाम लिख लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा इसमें से। ठीक है ना? इसके भीतर क्या होता है, कैसे ट्रीटमेंट होता है, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना? इसलिए ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे लिखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिकल सेल के लिए सरकारी प्रयास है। बोन मैरो में, बोन मैरो में आपका जो हीमोग्लोबिन बनता है, कहाँ बनता है? बोन मैरो बनता है। तो अगर आपके सारे बोन मैरो खराब, क्योंकि अगर सिकल सेल जहां जो बन रहा है आपका हीमोग्लोबिन, सिकल सेल मतलब सिकल सेल ग्रुप बन रहा होगा ना, तो बोन मैरो भी तो बन रहा होगा ना। अगर आपको बेहतर बोन मैरो मिल जाए, शुद्ध बोन मैरो मिल जाए, तो हो सकता है वो सही तरीके से काम शुरू कर दे, हीमोग्लोबिन बनाना शुरू कर दे, क्योंकि आपके तो ये जेनेटिक परेशानी होगी ना, आपने किसी बेहतर जेनेटिक वाले से बोन मैरो ले लिया, फिर तो सही कर सकते हो। चलो, अब सरकारी पहल, ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अब ध्यान सुनेंगे, सरकारी पहल आपको कई तरह की मिलेगी, एक केंद्र सरकार की मिलेगी, एक मध्य प्रदेश सरकार की मिलेगी, इसलिए दोनों की डेट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो लिखिएगा वर्ष 2016 में, और ये किसी भी किताब में जाओगे आपको लगभग लगभग सब में समान मिलेगा, योजनाएं कभी नहीं बदलती हैं। लिखिएगा वर्ष 2016 में सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया के रोकथाम और नियंत्रण के लिए, और नियंत्रण के लिए, और नियंत्रण के लिए तकनीकी परिचालन दिशा निर्देश जारी किए गए, तकनीकी परिचालन दिशा निर्देश जारी किए गए। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में पहली बार सिकल सेल एनीमिया के लिए दिशा निर्देश कब जारी किए गए, तो वर्ष 2016 में जारी किए गए थे। ठीक है ना? चलो अगला पॉइंट लिखेंगे, लिखिएगा वर्ष 2018 में, एक सेकंड, किस सवाल लिखा ना, उसको लगा सब लिखिए, उसका लिखिए, रुकिए बता रहा हूं।
ठीक है। 1 जुलाई 2023 को 1 जुलाई 2023 को 1 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन प्रारंभ किया गया, प्रारंभ किया गया। अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक। तो हमने क्या कहा, ये है आपका राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, ठीक। ये कब शुरू हुआ है? 1 जुलाई 2023। कहां से प्रारंभ हुआ ये? शहडोल से। इसलिए जगह आप क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि एमपी से स्टार्ट किया गया है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसने प्रारंभ किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। किसने शुरू किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ, इसके उद्देश्य लिखिएगा, इसके उद्देश्य लिखिएगा, लिखिएगा, सभी सभी सिकल सेल रोगियों, सभी सिकल सेल रोगियों को, सभी सिकल सेल रोगियों को किफायती एवं सुलभ देखभाल का प्रावधान। दूसरा लिखा, सिकल सेल डिजीज मतलब सिकल सेल रोगी, सिकल सेल रोगियों के लिए देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। और तीसरा लिखा, सिकल सेल की व्यापकता को कम करना। यही केवल 3 उद्देश्य हैं, ठीक है ना। सिकल सेल की व्यापकता को कम करना। अगर आपके पेपर में प्रीमियम आता है सिकल सेल उन्मूलन के उद्देश्य कौन कौन से हैं या इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है ना, तो आप देखेंगे इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है ना। यही 3 है, लिखिए, स्तंभ लिखिएगा, तीसरा रिपीट कर दिया, फिर रिपीट करते हैं, लिखिएगा, सिकल सेल रोगियों की व्यापकता को कम करना, या सिकल सेल रोग की व्यापकता को कम करना, ठीक। फिर लिखिएगा स्तंभ, इस मिशन के स्तंभ क्या हैं? 3 स्तंभ हैं। पहला है स्वास्थ्य संवर्धन, स्वास्थ्य संवर्धन। फिर लिखिएगा रोकथाम, रोकथाम, रोकथाम। और फिर है तीसरा है समग्र प्रबंधन एवं देखभाल की निरंतरता, समग्र प्रबंधन एवं देखभाल की निरंतरता। अब यहां थोड़ा ध्यान देंगे, आगे 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 देखिए, हमने यहां पे क्या कहा, सबसे पहला जो हमारा स्तंभ है वो क्या है? क्या है? स्वास्थ्य संवर्धन, स्वास्थ्य संवर्धन, ठीक। थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, स्कोर दिखाने बहुत देर से। कितना हो गया स्कोर? चलो बहुत अच्छा। क्या हो गया? ये कौन है कलाकार? किसको नहीं पता है? दीपाली को? गोल्फ का पूछ रहा था मैं। चलो ठीक है ना। टेस्ट मैच, अभी मैं कल राहुल द्रविड़ की किताब पढ़ा था, उसमें बड़ी अच्छी बात की थी, उसको बाद में सुनाता हूं, बड़ी अच्छी बात उनकी थी। उन्होंने कहा था जीवन कैसा है, टेस्ट मैच की तरह है, सबको सेकंड इनिंग देता है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में लगभग 604 से ज्यादा पारियां खेली हैं, 604 के आसपास पारियां खेली, टेस्ट और वनडे मिलाकर। बोले इसमें मैं लगभग 400 प्लस बार कैसा असफल रहा, मतलब 50 से कम रन रहे, मतलब असफल रहा मैं। केवल मैं 200 पारियों में ही बेहतर कर पाया, मतलब जो मेरा सक्सेस रेशियो कितना है? 33% है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं असफल इंसान हूं, हमें बार बार मौके मिलते हैं, ठीक है ना। तो लाइफ में भी यही है कि आपके पास नाकामियां आएंगी, लगातार आएंगी, 1 बार 2 बार 3 बार। और जो बिल्कुल अभी ग्रेजुएशन कर ही रहे हैं बच्चे, ध्यान रखना, एक समय ऐसा आएगा आप लेकर अब गिव अप कर देते हैं। अब आप लोग रनिंग की, आप लोगों ने, मैडम को ज्यादा आइडिया होगा जिन्होंने पुलिस रनिंग की है, एक समय ऐसा आता है कि लगता है अब बस करो, यहाँ पे छोड़ देते हैं। पर अगर वहीं पे आपको ये कहने वाला मिल जाए कोई नहीं, बस थोड़ा सा बचा है, तो आप बढ़ जाते हो। इसलिए तुम ध्यान देखना, जो रनिंग होती है सब ग्रुप में होती है, ठीक है ना। और वो क्या कहता है, बस ये कहता है भाई बस थोड़ा सा बचा है, बस थोड़ा सा, 2 बस, ये देखो सामने दिख रहा है, वो हौसला अफजाई होता है। तो आपने जीवन में ऐसा कहने वाले लोगों को साथ में रखिए, जो आपको ये कह सके तुम करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा और है। और दूसरी बात, कभी ये नहीं कि प्री निकला आप क्या करेंगे, जीवन खत्म नहीं, सिर्फ एग्जाम है कि। और अपने आप को दोबारा चांस जरूर दीजिए, सेकंड इनिंग टेस्ट, पहला टेस्ट खराब गया, पहली इनिंग खराब गई, अभी देखो तुमने यशस्वी जायसवाल, पहली इनिंग 0, लोग कहने लगे बस इंडिया में चलता है ये फलाना करना, सेकंड इनिंग आई, जो गलतियां की सुधारा, सेंचुरी की। आपकी लाइफ में भी आएगा, ठीक है ना। एक इनिंग कोई बात नहीं, लगे रहो, पर हाँ अपने आप को पहचान जरूर लो पहले कि क्या मैं इसके लायक हूं कि नहीं। जिस दिन आपने अपना 100% दे दिया, 100% दे दिया, अब आपको लगा कि भाई ये मेरा हाईएस्ट था, इसके बाद मैं बेचता हूं, उसके बाद भी आपके कम नंबर आ रहे हैं, तो आपको छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर आपके मन में आता है कि मैंने मक्कारी की थी, मैं अगर उस दिन पढ़ लिया होता तो मेरे नंबर बेहतर आते, जब तक आपके मन में ये भाव है, मतलब आपने 100% अपना नहीं दिया है। जिस दिन आपके मन में आ जाए कि भाई साहब मेरा 100% था, अब ये मेरे ज्यादा नहीं होगा, मेरे पास जितनी ताकत मैंने लगा दी है, ठीक है ना, तब नहीं हो रहा है, तब वो आपके पास का नहीं है। लेकिन अगर आपने 100% नहीं दिया, फिर आपका नहीं हो रहा है, मतलब तो आप ट्राई कर सकते हो। तो अपने आप को दूसरा मौका जरूर दो, किसी भी चीज में दूसरा मौका दो। हर बार आपको लाइफ एक बार मौका जरूर देती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप एग्जाम निकल पाओगे जीवन खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ध्यान रखना। आप इतने स्किलफुल हो जाओगे कि आपके पास लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, समझ रहे हो ना। और शुरुआत की कोई समय नहीं होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर जब उनकी डेथ नजदीक आई तो वो रो रहे थे, तो उनसे लोगों ने पूछा, शांति निकेतन में, कि गुरुदेव क्यों रो रहे हो आप? आपने इतना कुछ शुरू किया, आपको लोग संगीतकार के रूप में जानते हैं, एक पेंटर के रूप में जानते हैं, आप मूर्तिकला के रूप में जानते हैं। उन्होंने कहा मुझे दुख इस बात का नहीं कि मैंने उतना कुछ किया, मुझे दुख इस बात का है कि मेरे पास समुद्र जैसा जीवन था, सब कुछ सीखने का था, और मैं लोटे हुए सीख पाया। जबकि सोचो रविन्द्रनाथ टैगोर वो इंसान है जिसने जो कुछ शुरू किया वो बंगाल में एक विधा बन गई, रविंद्र संगीत, रविंद्र चित्रकला, रविंद्र मूर्तिकला, ठीक है ना, रविंद्र लेखन। इतना कुछ करने के बाद इंसान क्या कह रहा है कि मेरे पास समय कम था, थोड़ा सा और मिल पाता तो मैं कुछ और सीख पाता। और उन्होंने मूर्तिकला तो अपने 60 की उम्र के बाद शुरू की थी, जो 60 साल के हो गए थे उसके बाद शुरू की थी उन्होंने। मुझे लंदन जाकर पड़ा था, वो जब रिटायर हो गए तो उन्होंने कहा कि उनसे कोई मिलने आया, उन्होंने कहा कि मेरे जीवन की ख्वाहिश है कि मैं वायलिन सीख लूं। तो आप सीख सकते हो, बोले बड़ा महंगा आता है वायलिन। तो आपके लिए क्या महंगा? 2 लाख का आएगा। मैंने कहा आज तक जीवन कभी अपने ऊपर तो पैसे खर्च नहीं किए, अभी लग रहा है 2 लाख रुपए खर्च कर दूंगा तो मेरे जीवन की सबसे महंगी चीज हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तो अलग अलग तरह के लोग, अपने आप को मौका दो, सबके पास। आमिर खान अभी जाके उन्होंने वो इंसान देना, आने वाले 3-4 साल में आप आमिर खान म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। एक संगीत टीचर रखा है, इस उम्र में आके 50 के बाद उन्होंने संगीत टीचर रखा है, ठीक है ना।
तो ऐसा नहीं कि आपका जीवन खत्म हो गया इसके बाद, ये पेपर है इसका तो कुछ बचा ही नहीं, अरे क्या करेंगे, नौकरी नहीं, नौकरी कर लोगे, कुछ ना कुछ कर लोगे, ठीक है ना, पर अपने आप पे भरोसा रखना, हिम्मत बस मत हारना, ठीक है ना, और एक इंसान के साथ जरूर जो ये कह सके बस वो फिनिश लाइन के लिए थोड़ा सा बचा हुआ है, समझ लो ना। चलो, तो टेस्ट मैच बहुत जरूरी है, जीवन को टेस्ट मैच मान के खेलो, हर बार आपको हर मैच आपको दोबारा जीतने का मौका जरूर देता है, और टेस्ट की खास बात क्या है, आप कितना भी अच्छा खेल लो, जैसे ही ब्रेक होता है ना, अगली बार फिर नहीं जाती, मतलब मैच सुनाता है। ओडीआई में क्या होता है कि आप गए धड़ाधड़ खेले चले वापस चले आए, टेस्ट ऐसा नहीं, आप सोचो बहुत अच्छे मूड में खेल रहे हो, 2 घंटे लंच हो गया, आपका पूरा मूड खराब हो गया, आपको फिर वही कंसंट्रेट करना है, आपने फिर 2 घंटे खेला, फिर टी ब्रेक हो गया, और जो वही से कसर रही हो गई अगले दिन आ गई, अगले दिन पिच बदल गई, पिच का मिजाज बदल गया, समझ रहे हो ना। तो जिंदगी भी ऐसी है, हर दिन एक जैसा बिल्कुल नहीं होगा, हर एग्जाम में जैसा नहीं होगा, कभी-कभी आप लोगों को बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, टेस्ट देने के बहुत पेपर देने के बिल्कुल खराब कर दिया, वो दिन आपका नहीं था। कभी-कभी आप देखो कोई लड़का कुछ भी नहीं पढ़ा है, बहुत कम पढ़ा है, वो सिलेक्शन हो जाता है या उसका पेपर निकल जाता है, उसका दिन अच्छा था, ठीक है ना। तो जीवन टेस्ट मैच की तरह ही है, हर समय आपको जैसी बॉल नहीं मिलेगी, जैसी कंडीशन नहीं मिलेगी, ग्राउंड अलग होंगे, पिच अलग होंगे, पिच का मिजाज अलग होगा, ठीक है ना। ऐसे आपके जीवन में होंगे, जो लोग आएंगे वो लोग आपके जैसे नहीं मिलेंगे, आपके जैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं मिलेंगे, हो सकता है कभी आपके जैसे मिल जाए, पर थोड़े समय के लिए आपके साथ हैं, पर रुकना नहीं, फिर से जीरो शुरुआत करो, आउट हो गया और क्या होगा, एक नई शुरुआत करना। तो पढ़ाई सिर्फ ऐसा ही है, हर दिन आपका मूड भी नहीं होगा पढ़ने का, ध्यान रखना। कोई अगर कहता है कि मैं हर दिन पढ़ता हूँ 8 घंटे 10 घंटे, वो झूठ बोल रहा है, बिल्कुल ध्यान रखना। जो भी इंसान आपसे ये कह रहा है कि मैं 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे डेली पढ़ता हूँ और सेम इंटेंसिटी के साथ पढ़ रहा हूँ, उससे झूठा इंसान कोई नहीं है। आप पढ़ ही नहीं सकते हो, आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा, आप स्वयं आप 4 दिन पढ़ लो 5 दिन लगेगा, क्या छोड़ो आज का पढ़ते हैं, आज छोड़ कर लेते हैं, तो आपके दिन एक जैसे नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, कंडीशन जैसे कभी नहीं होंगी, कोचिंग आओगे टीचर जैसे नहीं मिलेंगे, हो सकता है आपको सारे टीचर अच्छा मिले, ये कहने की बात है भाई कि सारे टीचर होते हैं, मैं ही अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, और लोग कंपेरिजन में, तो कहने का मतलब आपको सब कुछ बेहतर नहीं मिलेगा। तो 2 चीजें सीखनी आपको, अगर कुछ कम मिल रहा है उसको भी एंजॉय करो थोड़ा सा, कि कितने समय के लिए, एक दिन के लिए 2 दिन एक ही टॉपिक पढ़ा के जाएगा, समझ रहे हो ना, उसके बाद तो फिर नया टीचर आएगा वो अच्छा पढ़ाएगा, तो मैं उसको अच्छा कर लूंगा, इसको एवरेज देंगे, उसको बेहतर कर लूंगा, ठीक है ना। तो जब तक आपके मन में ये भाव नहीं आएगा ना, तब तक समस्या रहेंगी, इसीलिए स्वास्थ्य संवर्धन बहुत जरूरी है। चलो, अब सरकार ने इसमें कहा स्वास्थ्य संवर्धन, इस पे ध्यान देना। सरकार लगभग 5 करोड़ लोगों का करवा चुकी है, स्क्रीनिंग करवा चुकी है, हाँ ठीक है। अब सरकार स्क्रीनिंग कैसे करवाती है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने क्या कहा था आप लोगों को जब पढ़ा रहा था आज की पहली क्लास में, कि अमेज़न के जंगल होते हैं, वहां क्या मिलता है आपको, मच्छर मिलते हैं, उससे क्या होता है आपको मलेरिया। तो सरकार ने टारगेट किया कि देश के जिन जिन क्षेत्रों में क्या ज्यादा है, मलेरिया ज्यादा है, वहां पे सिकल सेल के रोगी होने की संभावना ज्यादा है, इसलिए सरकार उन लोगों को क्या करती है, जांच करती है, स्क्रीनिंग करती है। अगर उनमें से कोई सिकल सेल रोगी आ रहा है तो उनको एक कार्ड देती है, उस कार्ड का नाम बता रहा हूं, कुछ लिखा था निकल, सिकल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड, ठीक है ना, अगली बात में ये कार्ड देती है। अभी कार्ड का मतलब है जब भी आपको ये कार्ड मिल गया है तो फिर आपको समझाई जाती है कि आप अपने ही तरह स्टेटस वाले व्यक्ति से शादी ना करें, ठीक है ना। मतलब जिसको भी और ये कार्ड इशू हुआ है, या आपको अगर सिकल सेल रोगी हो या वाहक हो, तो आपको उसी व्यक्ति से विवाह क्यों करना है जो सिकल सेल और रोगी या वाहक हो। आप एक सामान्य महिला पुरुष से विवाह कर लो, तो आपके बच्चे जो होंगे उनकी संभावना बेहतर प्रबल रहेगी कि वो स्वस्थ बच्चे हों, एक संभावना तो बड़ी रहेगी ना। फिर दूसरी बात, इनकी लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। अब देखो, अगर आपको पता होगा जो भी महिलाएं गर्भवती होती हैं उनको 3 से 4 माह के बीच में आप पता कर सकते हो कि मेरा बच्चा कैसा है, उसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, आगे चल कोई ऐसा कोई अंग तो ऐसा नहीं रहेगा जो विकसित नहीं हुआ हो, ये पता कर सकते हो। सरकार प्रमोट क्या करती है कि अगर आपके गर्भ में ऐसा बच्चा है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उसको अबॉर्ट करवा सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आपको पता है कि भाई मैं सिकल सेल रोगी हूं और मेरा जो हस्बैंड है या वाइफ है वो कैसी है, वो सामान्य है, तो अगर वो प्रेगनेंसी के दौर में उस दौर में मेरी वाइफ आ रही है तो क्यों ना हम लगातार टेस्ट करवाते हैं। हमने पहले ही टेस्ट करवा लिया, अगर हमको पता चल गया बच्चा स्वस्थ है उसको जन्म देंगे, अगर नहीं पता चला तो जन्म नहीं देंगे, ठीक है ना। तो आपके पास पहली संभावना ये है, तो आप बीमारी हो, संतान पैदा हो रोगी, उसके पहले क्या करो, प्रिवेंट कर लो। इसके सबसे जरूरी क्या है कि आपके पास टेस्ट होना चाहिए, इसका सिकल सेल का टेस्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले सरकार ये करती है, स्वास्थ्य संबंधी समझाई देती है लोगों को कि आप क्या करवाओ, विवाह के पहले सिकल सेल है या नहीं है इसका टेस्ट करवा लो, ताकि आपको पता रहे कि आप में बीमारी है कि नहीं है, आपके पार्टनर बीमारी है कि नहीं है। अगर दोनों में नहीं है तब जाके विवाह करो, या एक में है तो सामान्य से विवाह करो, ताकि आपके संतानें स्वस्थ पैदा हो। समझ में आया। दूसरा हमने क्या कहा, दूसरा स्तंभ क्या लिखा हमने, रोकथाम। अब देखो इसमें क्या लाना है, रोकथाम कैसे होगी, जब ये लगातार जो टेस्ट है वो तेजी से हो। सरकार ये नहीं कि हो जाएगा हम उपचार देंगे, उपचार तो बाद में है, पहले कह रहा है स्वास्थ्य संवर्धन करो, लोगों में जागरूकता लाओ, फिर क्या कह रहा है रोकथाम करो, कि सरकार ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में क्या करे, टेस्ट करे सिकल सेल का, ताकि लोगों को पता हो अपने स्टेटस के बारे में, ठीक है ना। अब एक समस्या ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में चले जाओ और किसी से बोल दो कि विवाह के पहले हम चाहते हैं कि लड़के का ब्लड टेस्ट हो, तो युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। तुमको हमारी बेटी में खराबी दिखती है क्या, या तुमने हमारे बेटे को ऐसा कैसे कह दिया, समझ रहे हो ना। क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई साहब इसके लिए नहीं कि आपकी बेटी में खराबी है, इसके लिए कि आपकी बेटी का जीवन भविष्य में स्वस्थ रहे, ठीक है ना, या आपका बेटा स्वस्थ रहे और उन दोनों की संतानें भी स्वस्थ रहे, और ये समझाना बड़ा मुश्किल कार्य है, समझ ना। तो इसके लिए सरकार ये काम करती है, फिर सरकार करती है रोकथाम करती है, पहला ये स्क्रीनिंग करो जितना ज्यादा हो सके। कोविड के समय क्या था, कोविड के समय सरकार ने क्या किया, लगातार स्क्रीनिंग करिए। हम आगे दिन 10 लाख स्क्रीनिंग हो गई, 80 लाख स्क्रीनिंग कर ली, 1 करोड़ तक पहुंच गए स्क्रीनिंग करने में, हमने 1 करोड़ टेस्ट किए। क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव मिला तो वही सबको क्या करना है, चैन तोड़नी है। अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि रोगी कौन है तो चैन कैसे टूटेगी, ठीक है ना। इसके लिए स्क्रीनिंग करनी होगी। फिर हमने आपके क्या लिखा था, समग्र प्रबंधन और देखभाल में निरंतरता। अगर हमको पता चल गया है कि भाई साहब ये रोगी है तो उन्हें क्या करो, तो एक तौर पर उपचार उपलब्ध कराओ और निरंतर उपचार उपलब्ध कराओ, ठीक है ना। और ये हमने ये तीनों स्तंभ जो है लगभग लगभग हर पॉलिसीज में देखी, हर विषय में दिखाई दिखा है। चलिए लिखिए लाभार्थी लिखिएगा, इसके लाभार्थी कौन होंगे, देखिए यह योजना 2023-24 से 2025-26 2023-24 से 2025-26 के बीच 3 वर्षों में 7 करोड़ स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखती है, 7 करोड़ स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखती है, जिसमें जिसमें प्रारंभिक दौर में 0 से 18 वर्ष के बच्चे, प्रारंभिक दौर में 0 से 18 वर्ष के बच्चे तथा उसके पश्चात 18 से 40 वर्ष के, उसके पश्चात 18 से 40 वर्ष के युवाओं को लक्षित किया जाएगा, युवाओं को लक्षित किया जाएगा। उपलब्धियां 18 जून 2024 तक 18 जून 2024 तक मिशन के अंतर्गत पहला पॉइंट, 18 जून 2024 तक मिशन के अंतर्गत पहला पॉइंट 3.37 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की गई, 3.37 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की गई। दूसरा पॉइंट 3.22 करोड़ लोग सामान्य पाए गए, 3.22 करोड़ लोग सामान्य पाए गए। 9.75 लाख लोगों में सिकल सेल डिजीज की पुष्टि हुई, एससीडी, सिकल सेल डिजीज एससीडी 9.75
अरे हाँ 9.75 लाख, ठीक। फिर क्या, हाँ ठीक है, आगे क्या, सरकार द्वारा सिकल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड जारी किया जा रहा है, सिकल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड जारी किया जा रहा है, और इसी में है सिकल सेल, जो लोग मिले ना 9.75 उनके लिए सिकल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड जारी किया जा रहा है। चलिए अगली क्या, ये मिशन हो गया, दूसरा लिखा, इसी में कर लो 17, इसमें 17 राज्यों को उच्च फोकस वाले राज्य घोषित किया गया, 17 राज्यों को उच्च फोकस वाला राज्य घोषित किया जिसमें एमपी शामिल है, ठीक। चलो फिर लिखिएगा, अगस्त 2018 में, अगर ये मिशन कंप्लीट हो गया है, ये दूसरी यूनिट सुनिए, अगस्त 2018 में मध्य प्रदेश के 6 आदिवासी जिलों, मध्य प्रदेश के 6 आदिवासी जिलों, मध्य प्रदेश के 6 आदिवासी जिलों अनूपपुर डिंडोरी मंडला, अनूपपुर डिंडोरी मंडला, शहडोल उमरिया सीधी, शहडोल उमरिया सीधी, शहडोल उमरिया सीधी में सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण मिशन शुरू किया गया। ये मध्य प्रदेश का ध्यान रखिएगा, सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण मिशन। फिर ना दूसरा महीना जून 2021 में, जून 2021 में मध्य प्रदेश राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन का गठन किया गया। जून 2021 में मध्य प्रदेश राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन का गठन किया गया। फिर लिखिएगा 15 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन, मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन, मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन को प्रारंभ किया गया, ठीक ना। इसमें लिखा नरेंद्र मोदी जी द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है। फिर लिखना प्रत्येक वर्ष 19 जून को, प्रत्येक वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है, विश्व सिकल सेल, प्रत्येक वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम लिखिएगा, 2024 की थीम क्या थी, प्रगति के माध्यम से आशा, प्रगति के माध्यम से आशा, ये टैगलाइन के आगे जैसे लिखा, प्रगति के माध्यम से आशा, जैसे करके सिकल सेल देखभाल को वैश्विक स्तर तक आगे बढ़ाना, सिकल सेल देखभाल को वैश्विक स्तर तक आगे बढ़ाना, वैश्विक स्तर तक आगे बढ़ाना। कुछ विशेष लिखिएगा, विशेष, डिंडोरी जिला, डिंडोरी जिला सिकल सेल वाहक का सर्वाधिक प्रभावित जिला है। मध्य प्रदेश के 4 आदिवासी जिलों, मध्य प्रदेश के 4 आदिवासी जिलों अलीराजपुर, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, अलीराजपुर, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, डिंडोरी में सिकल सेल के कुल मौजूदा मरीजों का 75% हिस्सेदारी है। अलीराजपुर, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, डिंडोरी। फिर क्या, मध्य प्रदेश के 27 जिले, मध्य प्रदेश के 27 जिले सिकल सेल बेल्ट में घोषित किए गए हैं, सिकल सेल बेल्ट घोषित किए गए हैं, 27 जिले सिकल सेल बेल्ट घोषित किए गए हैं। फिर आखिर लिखिएगा विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई, विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई। अब देखो हमने सिकल सेल कर लिया कंप्लीट, पर ध्यान रखेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि सिकल सेल में हमने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है ना। जिनका प्री है सुन, हाँ 75-75%। अब देखो हमने जो सिकल सेल पढ़ा है, अरे बस करो, लिखा नहीं क्या तुम लोगों ने भी, क्या छूटा, हो गया, अरे बोलो भाई हो गया, नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। अब देखो सिकल सेल हमने पढ़ लिया है, लेकिन अगर आप किसी भी बुक से, अरे बस कितनी बातें करोगे, देखो अगर आप में से कोई सिकल सेल पढ़ रहा है, किसी भी बुक से पढ़ रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ नए फैक्टर मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप उन फैक्टर्स को इसमें ऐड करते चलेंगे, हालांकि ज्यादा नहीं मिलेंगे, 2 से 3% चांस रहते हैं हर बार नए फैक्टर मिलने के। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल सब कुछ नया मिल जाएगा, 2-3 फैक्टर कुछ नए फैक्टर हैं, हो सकता है मध्य प्रदेश में कोई डेटा जारी किया हो, डेटा आ जाए, क्योंकि अलग अलग समय में अलग रिपोर्ट आती रहती है, तो उस पर कोई डेटा आता है तो आप इसी नोट्स में लिख लेंगे, ठीक। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे तरफ, दूसरा जो हमारा पार्ट था उस पर चलते हैं। चलिए देखिए, देखो मैं आप लोगों को ये वाली पीडीएफ भिजवा दूंगा, आप लोगों के पास पीडीएफ आ जाएगी, ठीक है, प्रिंट होकर आ जाएगा आप लोगों के पास। अब देखो ये हमने पढ़ लिया, मैं आपको बता रहा हूं जो आपको देखना है, ये देखो अब आपके प्री में जो है, प्री में आपके दिया हुआ है अनुवांशिक रोग और सिकल सेल एनीमिया, तो ज्यादा चांसेस है सिकल सेल एनीमिया से क्वेश्चन आने के, लेकिन एग्जामिनर है, उसका मन किया कि मैं क्यों पूछूं भाई, मैं सिलेबस में तो अनुवांशिक रोग दिए हुए हैं, तो वो आपसे अनुवांशिक रोग के बारे में भी पूछ सकता है, पर वो पूछेगा क्या, तो जब भी कोई रोग पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कोई भी रोग पढ़, जैसे ये आ गया हीमोफीलिया आ गया, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इस रोग का संचार नर संतति को अप्रभावित, इसका संचार नर संतति को अप्रभावित नारी के द्वारा होता है। इसमें देखो दो चीजें लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि जो नारी होती है, फीमेल होती है, कैसी होती है, अप्रभावित होती है, ये केवल किसमें होता है, पुरुषों में होता है, ठीक ना। अब ध्यान रखेंगे इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हीमोफीलिया क्यों होता है, ठीक, और किसको प्रभावित करता है, केवल इतना ही याद करना है। तो आज आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप इसमें देख लीजिएगा कि आपको इसमें क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है। इसमें केवल जो मेंस का एक क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, जो आपको लगता है कि जो आपके पेपर में आने की संभावना है, वो केवल एक है, मैं बता रहा हूं कौन सा है, ये कैंसर, ये हम देखेंगे। बाकी इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ऐसा लगे सर ये तो कुछ नया आ गया है, ये हम कैसे पढ़ेंगे। इसमें आपको सिर्फ प्री के लिए है, अगर आपको समझ इसको पढ़िए, अगर आपको लगता है सर ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या होगा, ठीक है ना, इसमें आपको केवल पढ़ना कौन सा अंग प्रभावित होता है, किसकी काट प्रभावित होता है, बस पूरी कहानी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये लिखा हुआ है, इस बीमारी का उपचार करने के लिए डॉक्टर जीवन शैली में बदलाव सुझाव देते हैं, दवाइयां और मेडिकल प्रक्रिया या सर्जरी की मदद देते हैं, ये किसी काम का नहीं है। इसको आप क्या करेंगे, अपने जब आपको प्रिंट आउट मिलेगा, आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे करके काट देंगे, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ना नहीं पड़ेगा ये, तो प्री के लिए जितना पढ़ना है केवल उतना ही अंडरलाइन करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे इसके ऊपर जाओगे, सबसे ऊपर वाली लिस्ट में ये जो लिखा हुआ है आपका, ये देखो
ये लिखा हुआ है कौन से रोग किससे होते हैं। अब आपको इसमें क्या पढ़ना है, पढ़ाने को तो मैं इसको 7-8 दिन पढ़ा दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर होगा कैसे? इसमें लिखा हुआ है आपको याद करना है, पहले तो मेंस में आएगा नहीं, अगर आएगा भी तो क्या आएगा, पूछेगा आपसे, लिखिएगा पेपर में आएगा तो या सिंगल रोग आएगा, जैसे उसने पूछा निमोनिया लिख के आ गया 2 नंबर में, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा रोग जनक है, बीमारी क्या होती है, ठीक है ना। और इसमें ये सिर्फ संचरण विधि, ये इसमें से आप कुछ भी किसी संक्रमित व्यक्ति सब जैसे लगभग होते हैं, तो आपको प्री में मेंस में केवल 2 नंबर में ये लिखना है, ये लिखना है, ठीक है ना। या फिर अगर आपको इसमें से कोई विशेष प्रभावित अंग दिख रहा है, जैसे निमोनिया में लिखा फेफड़ों के वायु में वायु कोशिकाओं में संक्रमण, ठीक है ना, तो ये किसका क्या होगा, प्रभावित अंग हो गया। तो केवल आपको प्री के लिए केवल 3 चीज याद करनी है और मेंस के लिए 3 चीज याद करनी है, कौन सा वायरस है, कौन सा प्रभावित अंग है और क्या कर रहा है इसमें, संक्रमण कैसे हो रहा है, बस केवल ये। और अगर पहले आपको क्या याद करना है, केवल रोग जनक और इसके अंग जो होंगे प्रभावित अंग होंगे, या फिर यहां देख सकते हो इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, या आपको इसको पढ़ाना पड़ेगा, सही आ जाएगा। अब 7 नंबर में मेंस में कैसे आएगा, आज तक पहली बात तो 7 नंबर में कोई रोग आया ही नहीं है, जब पहले 6 नंबर का था तभी कभी नहीं आया है, जब पहले 5 नंबर का था तभी कभी नहीं आया है। अगर मान लो कि किस्मत खराब रही और वो पूछता है, तो आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा रोग, इनमें से या बैक्टीरिया जनित रोगों के बारे में बताइए, तो बैक्टीरिया जनित रोगों में आपको कितने 4 से 5 रोग लिखने हैं, किस बैक्टीरिया के कारण होता है और किस कौन सा अंग प्रभावित करता है, बस केवल इतना ही लिखना है। मतलब आपने जो प्री में पढ़ा है वही मेंस में लिखना है, तो सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी बुक में मिल भी रहा है, खूब सारा ज्ञान मिल रहा है, उसको भी नहीं पढ़ना है, केवल आपको ये पढ़ना है ये किस कारण से हो रहा है, कौन से अंग को प्रभावित करता है, बस केवल 2 ही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे ना। तो इसको प्रिंट मिलने के बाद अगर किसी को लगता है कि सर ये मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो प्लेग होता है इसके कारण, ये मैं भी लिखवाऊंगा ही, बताऊंगा ही, अब ये मैं आपको याद तो करवा ही दूंगा, आपको याद तो स्वयं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये याद करें, और उससे भी पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम जो प्री में सबसे ज्यादा पूछता है, इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है बताएं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया जनित रोग हैं जिनके नाम याद करने पड़ेंगे ऐसे ही, ठीक है ना। उसमें ऑप्शन देगा है, चाहे निमोनिया है, प्लेग है, कोई और देगा या सिकल सेल एनीमिया देगा, तो इनमें से कौन सा बैक्टीरिया जनित है, आपको ऐसे लगाने पड़ेंगे, ठीक। अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल सबके बता देगा, मैं ये भी करवा दूंगा। इसमें सिर्फ एक जो है इंपॉर्टेंट है वो है कैंसर, जिसकी आने की संभावना प्रबल है, ठीक है, मेंस में, प्री में वो भी नहीं आएगा, ठीक। और उसके अलावा अगर आपको अगर आपको सब कुछ समझ आता है तो कैंसर के बाद कलम शुरू करेंगे, एसडी जो प्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उससे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक। कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है, कुछ पूछना हो तो पूछो, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, चलो तो आज क्लास बस खत्म करते हैं, तब कोई समस्या नहीं तो ठीक, चलिए ठीक है। और थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। और जिसको लगता है वो असली वाली क्लास में जाकर देख लेंगे क्लास, अगर लगता है कौन कौन से टॉपिक चल रहे हैं देख सकते हैं, ठीक। बस बार बार रिवाइज करना है, बस उसका कोई तरीका नहीं है। क्योंकि डेटा जहां भी अंक आ रहा है वो रिवीजन से ही आएगा। आप सोचोगे कि मुझे डेटा अंक जो है वो सीधे याद हो जाए, एक बार पढ़ लूंगा, 2 बार नहीं हुआ, वो मिस मैच भी होंगे। उसका तरीका ये है कि आप जितनी बार उसको पढ़ रहे हो और जब मेंस लिखोगे ना, तो मेंस में अगर 2 नंबर छोड़ दो तो 2 नंबर में कभी भी एग्जैक्ट डाटा कोई लिखता ही नहीं है, उसको कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार लगभग। तो जैसे मैंने कहा कि आपके से प्रश्न पूछा गया मेंस में बड़े क्वेश्चनों में कि मध्य प्रदेश की या भारत की आर्थिक स्थिति को समझाइए। जब आप आर्थिक स्थिति लिखोगे तो क्या कहोगे, भारत का वर्तमान में जो जीडीपी है वो लगभग इतना है, ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम लगभग इतना है। अगर उसमें 1000-500 का अंतर भी है तो कोई नहीं मानता वो, पर ये कि हां उसके आसपास होना चाहिए, बहुत बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। ये उसके लिए बड़े क्वेश्चन के लिए, छोटे क्वेश्चन के लिए फिर आपको वहां पर सीधे डेटा लिखना ही पड़ता है और एग्जैक्ट डेटा लिखना पड़ता है। और ज्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं, वो मुश्किल से क्वेश्चन आते हैं। जैसे 2022 में क्वेश्चन पूछा था, 23 में पूछा था कि मध्य प्रदेश का फॉरेक्स या भारत का फॉरेक्स कितना है एट प्रेजेंट, तो वो तो बिल्कुल फैक्चुअल डेटा था, वो या तो बनेगा नहीं बनेगा। पर ऐसे क्वेश्चन केवल 2 नंबर में एक आध दो ही आएंगे, बाकी जो आएंगे वो लमसम ही आएंगे। जैसे आप पर्यटन पढ़ रहे हो तो भारत में मतलब पूछ ले कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की स्थिति को समझाइए, तो उसका कोई एग्जैक्ट इतने इतने आए हैं, उसमें क्या लिखोगे, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा या उसके द्वारा दिए गए रिपोर्ट में इस तरह की वसायन दिया, इस तरह के प्रमाण देते हैं, जैसे लगभग आने वाले पर्यटक इतने हैं, पर उसका अंतर बहुत ज्यादा 1000 2000 5000 चल जाएगा। पर ये सोचो कि तुम 5 लाख 7 लाख का अंतर कर दो फिर वो चलेगा, या करोड़ में अंतर कर दो, ठीक है ना। तो इतना रहा। पर जब भी आप इस तरह का कोई डेटा मेंशन कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ऊपर रिपोर्ट जरूर लिखें, ठीक है ना। आर्थिक सर्वेक्षण से बता रहे हैं आप, ठीक है ना, या फिर मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग से बता रहे हैं आप, या भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण से बता रहे हैं आप, बजट से बता रहे हैं आप। क्योंकि अगर जब तक आप एक ऑथेंटिक सोर्स में बताएंगे ना, वो क्वेश्चन आपका सही नहीं होगा, भले आप सही आंसर लिख रहे हैं फिर भी वो सही नहीं, वो मानेगा ही नहीं आप सही लिख रहे हैं। और थोड़ा बहुत बड़े आंसर में गलत भी लिख रहे हो डेटा, लेकिन अगर आपने सोर्स मेंशन कर दिया है तो उसकी जो वैलिडिटी होती है, ऑथेंटिसिटी होती है, अपने आप बढ़ जाती है, समझ रहे ना। जैसे कि तुम कोई बात को बड़े ज्ञान की बात कर दो, कोई नहीं सुनेगा, लेकिन वही अगर कोई बड़ा नेता बात कर दे, ठीक है ना, नेता प्रतिपक्ष या प्रधानमंत्री बात कर दें, वो बिना काम की बातें फिर भी क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है आज नेता प्रतिपक्ष सामने, क्यों, क्योंकि किसी बड़े मंच से बोला गया है, बड़े व्यक्ति द्वारा बोला गया है, ठीक है ना। तो यही होता है लेखन के साथ भी, जब भी आप लिखें तो किसी रिपोर्ट का मेंशन जरूर करें, किससे पढ़ रहे हो आप। इसलिए तुमने देखा होगा टीचर तुमको लिखवाते बताता है कि आप सर्वेक्षण से लिया डेटा लिया है, ये यहाँ से डेटा लिया गया है, ये यहाँ से डेटा लिया गया है, उसका मतलब क्या है कि आपका सोर्स जो है वो ऑथेंटिक हो, समझ रहे हो ना। बाकी तरीका एक ही है, जितने भी नंबर आ रहे हैं उसको बार बार पढ़िए, कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। और इकोनॉमी में आपका डेटा बदलता रहेगा, पर एक बार याद कर लो डेटा तो वो अपडेट करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। चलो, और कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आप लोग होती भी कहाँ है।
बायोलॉजी वालों को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती होगी, जिनका बायो बैकग्राउंड होगा। पर क्वेश्चन तो आता है इससे, दो क्वेश्चन आते हैं बीमारियों के, डिजीज से प्री में आते हैं, मेंस में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। गुड मॉर्निंग, बढ़े स्टार्ट करें। आप बता रहे थे वो कल का कुछ हुआ, मिले तो बता देना, ठीक है। हाँ ठीक है सब, वो अभी भी चल रहा है। हाँ 20 मिनट हो गए। और ये पैकेट की चीज़ें मत खाया करो, सब बेकार ही रहती हैं। अपने से अच्छा अपना घर का ले आया करो, सब ऐसे ही टेम्परेरी आपका बाद में बड़ी दिक्कत देगा। और अगर एग्जाम के टाइम बीमार हो गए तो और दिक्कत बढ़ जाएगी। देखो सुनो, हम लोग ना क्या कर रहे थे, हम लोगों का जो कल से क्लास स्टार्ट हुआ था उसमें हम लोगों ने एक बेसिक टॉपिक उठाया था, और ऐसे जो टॉपिक रहते हैं ये हर जगह काम आ जाते हैं। बस आपको क्या करना है कि इस पे एक आइडियोलॉजी डेवलप करना है अपनी, कि एक ऐसी विचारधारा, एक संकल्पना बन जाए जिसमें मोटा मोटा आप क्या कर पाओ, हर तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। जैसे हमारी बात चल रही है कि नवीकरणीय और परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, तो बेसिकली हम लोगों ने क्या टॉपिक उठाया कि हमें एक पार्ट लेना है ऊर्जा। और मैंने आपको बोला कि अब ये जो पार्ट है ये ऊर्जा वाला, ये जो ऊर्जा वाला पार्ट है ये हम लोगों ने दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था, है ना। पहले वाला जो पार्ट हम लोगों ने देखा था वो था परंपरागत, आज तो ये पेन बड़ा ठीक ठाक नहीं चल रहा, और दूसरा था गैर परंपरागत। अभी मुझे आप ये बताओ बस केवल कि इस तरीके की बातें अगर लिखी हुई आती हैं तो आप पहचान जाओगे कि क्या होता है परंपरागत ऊर्जा के संसाधन क्या होते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन क्या होते हैं। अगर मान के चलो कभी एग्जामिनर आपको थोड़ा सा घुमाता है और वो आपसे पूछता है कि ऊर्जा के वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक संसाधनों या साधनों को समझाइए, तब आप क्या समझेंगे? हाँ और हाँ हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कुछ टर्म्स मेरे पास हैं तो मैं धीरे धीरे उनको निकाल रहा हूँ और आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या सोचते हो। ये तो एक कॉमन बात हो गई इसमें, तो अगर मान के चलो इस तरीके के वर्ड आपको कभी मिलते हैं तो आप बोलोगे हाँ सर ये कोयला, गैस और उसके बाद में पेट्रोल एंड सो, है ना। यहाँ पर आप बोलोगे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एंड वो अलग अलग बातें जो कलम ने लिखी थी। अब इससे अलग जाकर अगर कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जिसमें आपसे पूछते हैं कि प्राथमिक ऊर्जा के संसाधन और द्वितीयक ऊर्जा के संसाधनों से आप क्या समझते हैं, ऐसा वर्ड आता है। या फिर ऐसा वर्ड आता है कि वाणिज्यिक ऊर्जा के संसाधन और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के संसाधनों से आप क्या समझते हैं। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। तो देखो एक बात तो सिंपल है कि वाणिज्यिक मतलब क्या है, मतलब जिससे आप कमर्शियल प्रॉफिट कमा रहे हो। तो क्या जैसे इन्होंने बताया कि वाणिज्यिक ऊर्जा के संसाधन वो संसाधन हो जाएंगे जो बेसिकली क्या है, जिनका अलॉटमेंट जब हम करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। जैसे उदाहरण के लिए कोयला, कोयले के अलावा और क्या हो सकता है वाणिज्यिक में, पेट्रोल हो सकता है, वेरी गुड, है ना। लेकिन यहीं पर आप देखो गैर वाणिज्यिक क्या होगा, जिसमें काम तो ऊर्जा का ही हो रहा है, समझना बात को, क्योंकि टॉपिक ही ऊर्जा है, काम तो ऊर्जा का ही हो रहा है, लेकिन इससे फायदा नहीं हो रहा। जैसे उदाहरण के लिए कोई एक उदाहरण, हाँ सौर ऊर्जा को भी सरकार सप्लाई कर देती है। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये हो जाएगी आपकी कि अब ऐसे वर्ड नहीं चलेंगे कॉमन कि आपने रख दिए ये वाले इस तरीके के। जैसे मैं बोलता हूँ एक वर्ड में बोलता हूँ गैर नवीकरणीय, ठीक है, और एक वर्ड में बोलता हूँ नवीकरणीय। अब इस तरीके की बातें अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि हमें तो आप ये बताओ ये क्या होते हैं, तब तो आप समझ जाओगे अच्छा नवीकरणीय मतलब जिसको इंसान कंटिन्यू रिन्यू कर सकता है जल्दी जल्दी, तो आप सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और फिर वो अलग अलग बातें जो अपनी बता दोगे। या नवीकरणीय में आप समझ जाओगे कि जिनको नहीं कर सकते जैसे कोयला, पेट्रोल, सो एंड सो। तो ये वाली बात मैंने रखी नहीं क्योंकि तो सिंपल टर्म्स थे, तो आप इसको आइडेंटिफाई भी कर लोगे और कहीं ना कहीं मोटा मोटी आप इसमें कुछ ना कुछ लिख के आ जाओगे। दिक्कत कहां बढ़ेगी, कुछ ऐसे टर्म्स अगर वो लोग यूज करते हैं तो तब आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना, यहाँ पे अंतर निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वाणिज्यिक में जैसे उन्होंने बोला वो बातें ऑलमोस्ट नहीं थी, लेकिन गैर वाणिज्यिक में आप देखो कि आपका काम तो हो रहा है। जैसे उदाहरण के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है बायोमास, है ना। तो बायोमास के अंदर चाहे बायोगैस ले लो या फिर वो मीथेन वाला पार्ट उठा लो, आप कोई भी उठा लो जिनकी हम लोग बात करें वो गैर वाणिज्यिक से जुड़े हुए पार्ट है। क्या आप देखो कि बायोमास का जितना भी काम हो रहा है आज भी आगे चल के और ज्यादा डिटेल में बात करूंगा जब पढ़ाऊंगा ऊर्जा संकट। ऊर्जा संकट आपके मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्यों इंडिया में सबसे ज्यादा ऊर्जा संकट की बात की जाती है। आज भी अगर हम लोग देखें हमारे इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो डोमिनेट करती है गांव में रहती है ना। और गांव के आदमी को आप ये सोचो कि गांव के आदमी को ऊर्जा के रूप में आप क्या दे रहे हो। ऊर्जा का मतलब केवल ये नहीं कि आपने उसे लाइट दे दी और उसका पूरे 24 घंटे लाइट जल रही है। ऊर्जा का मतलब है कि वो जिसमें खाना बना रहा है उस तरीके की गैस किस तरीके की यूज कर रहा है, वो भी ऊर्जा का एक पार्ट है। वो जिस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर रहा है उसमें पेट्रोल, डीजल, बैटरी किसका यूज कर रहा है, वो भी ऊर्जा का ही संसाधन है। तो एक गांव के आदमी तक आपने ऊर्जा की किस तरीके से पहुंच करवाई है, क्या रीच उस तक करवाई है, वो बेसिकली बात करती है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भारत आज भी कितना भी हो जाए, लेकिन हम लोग ने पॉपुलेशन में भी पढ़ा था तब भी देखा था कि हमारी जो बेसिक नगरीय जनसंख्या है वो इतनी है। और अब इसका उल्टा हम लोग देख रहे हैं तो ये मध्य प्रदेश की हालत है। तो मध्य प्रदेश में भी अगर आप पूरी पॉपुलेशन को उठा के देखो तो 72% लोग तो गांव में रह रहे हैं। और क्या वो गांव में जो लोग रह रहे हैं तो उन तक डिफरेंट तरीके की ऊर्जा किस तरीके तक पहुंचती है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम हर रूप में अलग अलग माध्यमों में ऊर्जा का यूज करते हैं, है ना। खाना बनाने के लिए हम एलपीजी सिलेंडर का यूज करते हैं। अब शहरों में तो आपकी कई कई जगह पर पीएनजी आ गई, लेकिन वो लोग तो अभी भी एलपीजी पर डिपेंड है। और आप उनको एलपीजी अगर रियल सस्ते दामों पर उपलब्ध नहीं कराओगे तो वो लोग क्या करेंगे, जंगल से लकड़ियां लेकर आएंगे या फिर जो गाय गोबर इनके जो वो होते हैं कंडे उसको जलाकर वो लोग अपनी रोटी वगैरह बनाते हैं, है ना। तो वो सब क्या है, वो गैर वाणिज्यिक का वो पार्ट है जो बायोमास के अंतर्गत आता है ना। तो बायोमास क्या है, बायोमास के अंदर मैंने आपको बोला भी और आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे बायोमास क्या कृषि का अपशिष्ट या फिर आपके जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो अपशिष्ट बच जाता है उसको वहां पर सुगमता से ये लोग यूज कर लेते हैं, वो गैर वाणिज्यिक में यूज होता है सारा, वो उससे जुड़ा हुआ पार्ट है। क्या बात समझ में आई? एकदम सिंपल कि अगर इस तरीके के टर्म्स आते हैं तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, नहीं पता चले क्वेश्चन ही छोड़ के आ जाओ कि वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक में क्या अंतर होता है। तो चीज वही पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा दिमाग को ओपन करके रखना क्या चल रहा है। सिमिलर अगर यहाँ पर बात करते हैं कि ऊर्जा के प्राथमिक और द्वितीयक, ऊर्जा के सिंपल बात करता है सामने वाला आपसे पूछता है कि ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों को समझाइए, बस केवल 2 नंबर में, या ऊर्जा के द्वितीयक स्रोतों को समझाइए, तो आपका आंसर कहां जाएगा, क्या सोच रहे हो बताओ, क्या लगता है आपको ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत क्या हो सकते हैं। अब इसमें बस केवल मुझे आपकी केवल मात्र वो झलक देखना है जो आप सोचते हो, सोच क्या हो सकती है। जैसे एक सोच इन्होंने निकाली कि सर जिससे हम लोग कमर्शियल प्रॉफिट कमा सकते हैं वो वाणिज्यिक हो गया, जहां पर हमें कमर्शियल प्रॉफिट नहीं मिल रहा। यहाँ पर परंपरागत नॉन परंपरागत की बात नहीं है, यहाँ पर फायदे की बात है, इसलिए वर्ड यूज किया गया वाणिज्यिक, है ना। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर हम लोग रखते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं ऊर्जा के, हो सकता है क्या, और हाँ हो सकता है ना। और एक और ऐसा एक और था ना, ये भी काम करता है क्या, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है इनकी बात, और क्या हो सकता है।
ठीक है इनकी बात, कि प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं जो फर्स्ट टाइम हमें पहली बार ही उपलब्ध हो जाते हैं संसाधन के रूप में उपयोग करने के लिए। संसाधन के रूप में उपयोग करने से मतलब है कि प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत वो ऊर्जा के स्रोत होते हैं जो मानव को किसी भी दूसरे रूप में, मतलब किसी नई तकनीक का बिना बिना तकनीक का उपयोग किए हुए इजीली मिल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर सिंपल बात करते हैं हम लोग कि सौर ऊर्जा है, एक सिंपल बात, तो सौर ऊर्जा को सौर ऊर्जा तो बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन आपने कभी ऊर्जा तो नहीं बनाई उसको। लेकिन जब आदमी को ये समझ में आया कि यार इसमें डिफरेंट तरीके के प्रयोग किए जा सकते हैं, हम लोग सोलर फोटोवोल्टिक लगा सकते हैं, हम लोग सोलर पैनल लगा सकते हैं, थर्मल पावर का यूज कर सकते हैं, तब जाके प्रोसेस करेंगे। तो हमने क्या करा, कुछ सोचा, सोचने के बाद कुछ तकनीक लगाई, और तकनीकी विकास के साथ में जो हमने डेवलप किया तो हमने देखा कि यार कुछ ऐसा हो सकता है, तो वो द्वितीय स्रोत में आ गया। लेकिन कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जो ऊर्जा तुरंत जनरेट कर देते हैं, वो प्रकृति प्रदत्त होते हैं, प्रकृति ने वो दिए हुए हैं। तो प्रकृति के प्रदत्त किए हुए वे संसाधन जिनका उपयोग मानव तुरंत बिना किसी तकनीक के कर लेता है, उसे हम ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत बोलते हैं। जैसे कोयला, तो कोयला भरा पड़ा हुआ है, आपने निकाला, और निकालने के बाद में थर्मल पावर प्लांट पे ले गए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। वाटर से कर सकते हो आप लोग, जल विद्युत आ जाएगा, इसके अंदर पेट्रोल आ जाएगा, इसके अंदर डीजल आ जाएगा। तो ये बेसिकली जो हम लोग बात कर रहे हैं ये उसके पार्ट है। फिर जब आपने टेक्नोलॉजी डेवलप की, और टेक्नोलॉजी डेवलप करके सौर ऊर्जा या विंड ऊर्जा को आपने कन्वर्ट किया, क्योंकि आप देखो कि हवा तो हमेशा से चल रही है, लेकिन आपने डेवलपमेंट कब शुरू किया, जब आपको लगा कि ऐसी टरबाइन बनाते हैं कट वाली बेस बिल्कुल, और वो टरबाइन जब जितनी स्पीड में घूमेगी, जैसे जैसे चलेगी, तो विंड का फ्लो करेगा, और विंड के फ्लो के साथ साथ में धीरे 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 बढ़ते बढ़ते क्या होगा, ये कि हवा का जनरेशन शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, है ना। तब आपने विंड एनर्जी को डेवलप करना शुरू किया। इसी तरीके से आप देखो आपने अलग अलग जियोथर्मल एनर्जी को डेवलप करना शुरू किया। तो जियोथर्मल का मतलब आप ये सोचो, जियोथर्मल टेक्निक पहले भी थी, लेकिन आपने उसमें तकनीक लगाई, तब जाके जियोथर्मल वाली टेक्निक आई। अब देखो हम लोग एक सिंपल बात करते हैं, हिमाचल में एक जगह मणिकरण, है ना, और ऐसी बहुत सारी जगह है हिमालय के अंदर जहाँ पे हॉटस्पॉट जैसे अलग 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 क्या कहते हैं निकलते रहते हैं गर्म पानी के स्रोत, है ना। तो ये जो गीजर होते हैं, ये जो निकलते रहते हैं, अब ये तो बहुत पहले से निकलते आ रहे हैं, लेकिन आप देखो कि ओवर द पीरियड हमने इससे टेक्नोलॉजी कब डेवलप की, कब हमने ये सीखा कि हम लोग इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, जब हमने इस पर टेक्नोलॉजी लगाना शुरू की। और इसमें हर जगह पर आप देखोगे ह्यूमन साइंटिफिक अप्रोच काम कर रही है, सारी की सारी। तो ऐसी चीजें जहां पर हम लोग तकनीक का यूज कर रहे हैं, और प्रकृति पद्धति ये भी है, लेकिन इसमें तकनीक का यूज करके इसमें इससे ऊर्जा के संसाधन क्रिएट किए जा रहे हैं, तो ये द्वितीय स्रोत के अंदर आ गया। लेकिन डायरेक्ट हमने जिसका उपयोग करके ऊर्जा को संसाधन में कन्वर्ट कर दिया, वो प्राथमिक स्रोत में काउंट हो गया। क्लियर है। तो कभी भी इस तरीके के वर्ड आए, प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत से आप क्या समझते हैं, टू मार्कर में, द्वितीय ऊर्जा के स्रोत से आप क्या समझते हैं, परंपरागत, गैर परंपरागत, वाणिज्यिक, गैर वाणिज्यिक, नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय। तो बस थोड़ा सा आंसर को टिल्ट करना है, चीजें सब आपके पास है, बस थोड़ा सा मोल्ड करना है, एकदम सटीक आंसर बैठेगा और एक नंबर भी नहीं काटेगा। क्लियर। तो इसको लिखना है क्या, क्या समझ गए बात, इसको लिख लो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाओ कभी। पहले मुझे ये बताओ, समझ में आ गया ना ये बात, क्लियर ये है क्या। अभी दो लाइनें लिख लो बस, केवल दो लाइनें, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मुझे कल मैं सोच रहा था, तो मुझे लगा मैंने ये बताया नहीं, तो मुझे लगा कहीं आपको पता हो, कल मैं ये मान के चला था शायद आपको पता होगा, तो इसलिए मैंने हल्की सी हिंट दे दी। चलो इसको लिख लो पहले से आप, ऊर्जा के संसाधनों में, ऊर्जा के जो हम संसाधन की बात कर रहे थे, ऊर्जा के प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत। तो प्राथमिक स्रोत पे लिखें सबसे पहले, वे स्रोत जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध व संग्रहित होते हैं, वे स्रोत जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध व संग्रहित होते हैं प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण, कोयला, तेल। बिस्तर लगवा दें, सोफा वगैरह कुछ चाहिए, आराम से विष्णु भगवान की तरह लेट के लिखते रहना। ऊर्जा में कोयला, गैस, पेट्रोल। तो ये तो हो गया हमारा पहला, जिस पे हम लोग बात कर रहे थे कि प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत क्या है। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा, द्वितीय ऊर्जा स्रोत। इसमें लिखे प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों के औद्योगिक क्षेत्रों में रूपांतरण, औद्योगिक क्षेत्रों में रूपांतरण के द्वारा, औद्योगिक क्षेत्रों में रूपांतरण के द्वारा द्वितीयक ऊर्जा स्रोत प्राप्त किए जाते हैं। द्वितीयक ऊर्जा स्रोत, मैं क्या रिपीट करूं, किसी का छूटा तो नहीं। द्वितीयक ऊर्जा स्रोत प्राप्त किए जाते हैं। इसमें उदाहरण लिख लो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है हाइड्रो ऊर्जा, जिसको हाइड्रोजन ऊर्जा भी बोलते हैं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि। तो देखना चीज वही है जो मैंने आपको बताई कि प्राथमिक ऊर्जा स्रोत को आपने डायरेक्ट यूज किया, और प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के पार्टों को जब आपने औद्योगिक रूप में यूज करना शुरू कर दिया, तो वो बेसिकली क्या बनने लगे, यहाँ पर औद्योगिक रूप में यूज करना शुरू कर दिया, तो वो द्वितीय ऊर्जा स्रोत बन गए। तो ये ऐसे टर्म है जो यहीं से वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा 2 मार्कर का, और आपको लगेगा कि नहीं पढ़ा, छोड़ दो। तो ये छोटी छोटी चीजें, आगे बढ़ो। नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय लिख लो, सॉरी वो वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत, तो इसमें एक लाइन लिखना फटाफट। ऊर्जा के वे स्रोत जो बाजार में एक निश्चित मूल्य पर उपलब्ध होते हैं, बाजार में एक निश्चित मूल्य पर उपलब्ध होते हैं, वाणिज्यिक स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण, कोयला तथा रिफाइंड पेट्रोल को बोलते हैं परिष्कृत पेट्रोल। रिफाइंड पेट्रोल होता है, पेट्रोल तो कच्चा निकलता है, लेकिन उसको जब प्रोसेस करके ये मार्केट में बेचते हैं, जो हम लोग जो पेट्रोल भरवाते हैं ना, डीजल भरवाते हैं, तो उसको बोलते हैं परिष्कृत पेट्रोल, जो होता है परिष्कृत पेट्रोल, है ना। तो वो उसके अंदर आ गया। गैर वाणिज्यिक में लिखो, बस एक एक लाइन लिखा रहा हूँ, कभी 2 मार्क करना छूट जाए इसलिए। गैर वाणिज्यिक में लिखो, वे स्रोत जो बाजार में विक्रय हेतु उपलब्ध नहीं है, विक्रय हेतु उपलब्ध नहीं है, क्या कहलाते हैं, गैर वाणिज्यिक स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, गोबर गैस, बायोमास, कृषि अपशिष्ट, ईंधन हेतु लकड़ी,
ठीक है, अभी क्लियर है ना डेफिनेशन कि प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, द्वितीय ऊर्जा स्रोत क्या है, वाणिज्यिक क्या है और गैर वाणिज्यिक क्या है। और अब तो हम ट्रेडिशनल जो पढ़ रहे हैं तो उसमें बताने की जरूरत नहीं है, जिसकी कलम में शुरुआत कर दी थी हम लोगों ने। जो शुरुआत की थी उसमें बेसिकली क्या था, परंपरागत और गैर परंपरागत, जिसको आप परंपरागत या नवीकरणीय भी बोल सकते हो। हम लोग परंपरागत पे बात कर रहे थे, तो हम लोग वहीं से अपनी शुरुआत करेंगे कि हम लोग परंपरागत पे क्या देख रहे थे। अब ये परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों की हमारी बात शुरू हुई थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले कोयला को उठाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में हम लोगों ने दूसरा जो उठाया था वो गैस वाला पार्ट उठाया था, तीसरा वाला हम लोगों ने पेट्रोलियम। इन तीनों पे बात कर ली थी, उन तीनों से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातें हो चुकी थी और ये सारे के सारे परंपरागत ऊर्जा के पार्ट हैं। तो जो लोग कल नहीं आए थे सभी आए होंगे ऑलमोस्ट, कोई ऐसा नहीं होगा। फिर भी मैं हल्का सा ब्रीफिंग दे दूं कि बेसिकली इसमें क्या था, क्या इसके अंदर हम लोगों को जो बातें करनी थी, इन सारे कंटेंट पे बात करनी थी कि क्या क्या है, देन उसके बाद में इसका महत्व सारा क्या है, देन उसके बाद में इसकी समस्याएं, कि इनके इंपॉर्टेंट अलग अलग चुनौतियां क्या हैं, और उसके बाद में प्रयास इसके इंप्रूवमेंट के लिए अलग अलग डिफरेंट तरीके के गवर्नमेंट के प्रयास। तो हम लोगों ने इस पे जब बात की थी, अभी क्या हमारा ये हो गया था क्या पूरा कंप्लीट, कुछ बचा था। गोबर गैस बायोगैस को द्वितीय ऊर्जा में इसलिए नहीं रख सकते आप, प्राथमिक ऊर्जा का पार्ट इसलिए माना जाता है इसको कि ये बिल्कुल एकदम रॉ है। और जब आप इसको प्रोसेस करते हो, जैसे गांव गांव में जगह जगह पर होती है ये, है ना, एकदम गांव गांव में जगह जगह पर, तो बेसिकली क्या है, इसको कमर्शियलाइज एंगल से अभी इन लोगों ने इतना नहीं बनाया। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट ने जाके बायोमास पे काम करना शुरू किया। तो बायोमास में दो अलग अलग गैसें आती हैं, तो एक मीथेन के थ्रू जो डेवलप होती है वो, जिसको मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, और ये हल्की हल्की जो गोबर गैस वगैरह होती है, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रीढ़ का काम करती है, तो उनकी जो आर्थिक इकोनॉमी को चलाती है ना, उसमें ये गैसें काम आती है। बड़े स्तर पर की जाए तो फिर ये द्वितीय ऊर्जा का पार्ट बन जाएगा। कोयला गैस पेट्रोलियम, बस मुझे एक चीज बता दो केवल, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये जो पार्ट है इसको यहाँ पढ़ें या आगे चल के पढ़ें, परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी, इसे यहाँ पढ़ लेना है या फिर आगे चलकर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के अंदर पढ़ लें। क्यों, कहाँ पढ़ा आपने नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, किस बुक में पढ़ा। नहीं, मैं ऐसे जनरल बात चल रही है। हाँ तो फिर क्या मतलब, कैसे बोला, हाँ ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया। हाँ तो कोई तो लॉजिक होगा ना, मतलब मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ पढ़ लें, पढ़ना तो है ही। नहीं मैं ऐसे, सुनो मेरे क्वेश्चन को समझो, मैं ये बोल रहा हूँ परमाणु ऊर्जा को आप क्या मानते हो, आप परमाणु ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा मान रहे हो या उसे परंपरागत ऊर्जा मान रहे हो, आप मुझे बस ये बताओ आपका दिमाग क्या कहता है, फिर उसके अकॉर्डिंग जहां आपका दिमाग बोलेगा वहां पढ़ लेंगे, पढ़ने वाली बात नहीं है। परमाणु ऊर्जा को आप किस तरह कंसीडर कर रहे हो, परमाणु ऊर्जा आपकी नजरों में क्या है, क्या इसको आप नवीकरणीय ऊर्जा मानते हो या फिर आप इसको परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत रखते हो। नवीकरणीय मानते हो, नवीकरणीय क्यों मानते हो, आप शांत रहना, बस 2 मिनट में इनसे बात कर रहा हूँ। नवीकरणीय ऊर्जा इसको क्यों माने, ऐसा है कैसे, परमाणु ऊर्जा भी, हाँ हाँ एग्जैक्टली ये भी बात है, इनकी बात भी सही है कि परमाणु ऊर्जा के अंदर जो बेसिक रॉ मटेरियल लगता है वो यूरेनियम और थोरियम जैसी चीजें लगती हैं, और ये भी प्रकृति प्रदत्त हैं, तो एक ना एक दिन इन्हें भी समाप्ति होना है, तो फिर क्यों रखें नवीकरणीय ऊर्जा में, ये बोले ना। हाँ तो बात तो इनकी भी लॉजिकल है, फिर क्या बोल रहे हैं, जब तक चल रही है तो नवीकरणीय चल रहा है। ऐसा नहीं होता यार, देखो इसका ना, इसका थोड़ा सा केस समझ लो है क्या परमाणु ऊर्जा का। परमाणु ऊर्जा को जनरली हम सभी लोग जितने भी क्या कहते हैं, हम सभी का मतलब जो कंसीडर करता है ऊर्जाओं को अलग अलग पार्ट में कि किसको परंपरागत रखना है किसको गैर परंपरागत। परमाणु ऊर्जा को सभी लोग परंपरागत ऊर्जा का पार्ट मानते हैं। उसका एक लॉजिक केवल ये है, मेन मेन जो लॉजिक है वो ये है, नो डाउट परमाणु ऊर्जा में जो बेसिक चीजें लगती हैं वो यूरेनियम और थोरियम जैसे पदार्थ लगते हैं, ये लगते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं इन्हीं की बात कर लेता हूं, इनकी बाद में इनकी बात करेंगे। इनकी बात के अकॉर्डिंग यूरेनियम और थोरियम जैसा जो कच्चा पदार्थ लगता है इसमें, अब आपने देखा होगा न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, फिर उससे एक पार्ट अलग अलग एक अणु 3 अणु में टूटता है, फिर 3 की श्रृंखला बनती है, चेन बनती है, और ऐसे करके परमाणु ऊर्जा का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो आप ये सोचो कि इनके अकॉर्डिंग तो ये बात सही है कि कंटिन्यू ये चेन चलती रहेगी और ह्यूमन अपने डेवलपमेंट से इस चेन को आगे बढ़ाता रहेगा और ये नवीकरणीय बनता रहेगा बनता रहेगा बनता रहेगा, तो इस हिसाब से ये नवीकरणीय हो सकती है इनके हिसाब से। लेकिन एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है इस ऊर्जा को परंपरागत ऊर्जा में रखने का, वो है इसके अंदर जो संसाधन यूज किए जा रहे हैं, इसके अंदर जो स्रोत यूज किए जा रहे हैं, ये स्रोत क्या है, प्रकृति के प्रदत्त दिए हुए वो स्रोत हैं जो अनलिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड नहीं, ये एक ना एक दिन खत्म होंगे। यूरेनियम और थोरियम ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा कहां मिलता है, मोनोजाइट की हम लोग बात करते हैं, यूरेनियम थोरियम मोनोजाइट, इस तरीके के जो ये पदार्थ हैं ये इंडिया में कहां मिलते हैं, खनिज संसाधन अगर इंडिया के पड़े हो तो। हाँ वेरी गुड, है ना, केरल और उसके आसपास के जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, अगर हम लोग ऑल ओवर इंडिया की टोपोग्राफी ज्योग्राफी को इस तरीके से देखें तो आप देखो यूरेनियम थोरियम मोनोजाइट इस तरीके के ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, है ना, जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी में काम आते हैं एज, तो बेसिकली ये यहाँ मिलेंगे, तमिलनाडु के तट पे मिलेंगे, कृष्णा गोदावरी के तट पे मिलेंगे, तो समुद्री भागों के तटीय भागों पर ये सबसे ज्यादा मिलते हैं, लेकिन हमारे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा केरल के तट पर मिलते हैं ये इस तरीके के। तो आप देखोगे ये यूरेनियम और मोनोजाइट हमारे यहाँ पे मिलता है, थोरियम तो हमारे यहाँ पे बहुत ना के बराबर है, थोरियम तो हमें कहाँ से यूएस से लेना पड़ता है ना, या फिर हमें रशिया से लेना पड़ता है, या फिर आप देखो कजाकिस्तान से लेना पड़ता है, या फिर ऑस्ट्रेलिया से लेना पड़ता है। जब आप देखो हम लोगों ने इंडिया में सबसे पहली बार न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्ट किया था, पहला वाला तारापुर महाराष्ट्र का, तब आप देखो हमारी जो सबसे पहले सपोर्ट किया था, हमें सपोर्ट किया था यूएस ने, लेकिन फिर यूएस को लगने लगा कि अरे ये लोग परमाणु बम ना बना ले भारत वाले, तो इन्होंने कहा कहते हैं थोरियम की सप्लाई रोक दो, तो उन लोगों ने फिर ये नाटक करना शुरू कर दिए, तो फिर हमने रशिया से हाथ मिला लिया। फिर आपको याद होगा कुडनकुलम वाला तमिलनाडु वाला जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट बना था वो किससे बना था, विद द हेल्प ऑफ रशिया, है ना। तो उसकी मदद से अब आप सोचो कहीं ना कहीं ये लोग हमारी मदद कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि वो ये चीजें हमें दे रहे हैं, ये चीजें किसी पे भी अनलिमिटेड नहीं है, प्रकृति में एक सीमित मात्रा में है, और प्रकृति में सीमित मात्रा में कोई भी चीज होगी तो वो वैसे ही व्यवहार करेगी जैसे कोयला पेट्रोल कर रहा है, एक ना एक दिन उन्हें भी खत्म होना है। तो फिर इसलिए हम पहली बात ये कि इसे परंपरागत में रख रहे हैं, पहली बात। दूसरा लॉजिक ये आता है, दूसरा और सॉलिड लॉजिक ये आता है कि इसको परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों में इसलिए हम लोग रख रहे हैं कि आपने देखा होगा परमाणु ऊर्जा से जो बिजली जनरेट होती है वो बिजली तो स्वच्छ होती है, लेकिन इसके प्रभाव कभी कभी पर्यावरण पर बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए नाभिकीय विकिरण, नाभिकीय विकिरण जब निकलना शुरू होता है या न्यूक्लियर रिएक्शन में कभी-कभी कोई गड़बड़ी हो जाती है और चेर्नोबिल या 3 माइल्स या फुकुशिमा दाइची जैसी घटनाएं हो जाती हैं, तो आप सोचो कितना ज्यादा एनवायरनमेंट और ह्यूमन ट्रेजेडी होती है। तो क्या ऐसी स्थिति में आप इस एनर्जी को क्लीन एनर्जी मान सकते हो, जबकि हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा के अंदर एक वर्ड हमेशा यूज करते हैं ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी, है ना, सौर ऊर्जा ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी, पवन ऊर्जा यही, बायोमास यही, फिर उसके बाद हाइड्रोजन से बनने वाली यही, तो जितनी भी आप अलग अलग देखते हो जियोथर्मल वेव, है ना। लेकिन इसके अंदर क्या है कि परमाणु ऊर्जा जब तक बिजली दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं इनका जब रिएक्शन होता है तो आप देखो इसके भी है ना सबसे ज्यादा प्रभाव मानव पर भी पड़ता है और इसका प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ता है। और आपको पता है फिर इसका प्रभाव ऐसा वैसा नहीं पड़ता, सीधा कैंसर ही होता है।
है ना? हम लोग बोलते हैं ना अलग-अलग मेटल से अलग-अलग तरीके की रेडियो एक्टिव किरणें निकल रही हैं और उससे कैंसर हो गया। तो मैडम क्यूरी तो इसकी इन्वेंशन करते-करते इसी में नोबेल लिया और इसी में मर गई। उनको भी ऐसे ही हो गया था। तो आप देखो कि ये प्रॉब्लम कर रहा है और ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कर रहा, हमें कब से चली आ रही है। वो जो यूक्रेन में हुआ था चेर्नोबिल, फिर यूएसएसआर में हुआ 3 माइल्स, फिर उसके बाद में अभी ये रिसेंटली जापान वाला केस, उसमें तो कितनी बुरी हालत हो गई पूरा का पूरा गाँव। अब आप सोचो आपने किसी एनर्जी को इसलिए जनरेट किया कि वो आपकी भलाई करेगी, आपको ऊर्जा देगी। इसीलिए आपने परमाणु ऊर्जा बनाई ना। परमाणु ऊर्जा आपने इसलिए बनाई कि परमाणु रिएक्टर बनेंगे, उसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं बिजली बनाएंगे और बिजली बनाएंगे मानव की भलाई के लिए। वो परमाणु रिएक्शन ऐसा हो गया कि मानव की भलाई तो दूर रही, मानव भी ऊपर पहुंच गए। तब क्या मतलब ऐसी एनर्जी का? क्या उस एनर्जी को क्लीन और ग्रीन एनर्जी मानोगे आप? जिसने आदमी भी खत्म कर दिया, जिस आदमी के लिए आपने ऊर्जा बनाई थी, ऊर्जा टॉपिक में हमारे में कि वो उसने क्या करा? ना तो इंसान को ऊर्जा मिल पाई और पर्यावरण को भी हाईली डैमेज कर दिया। तब ऐसी कंडीशन में हम लोग ये बोलते हैं कि इससे एनर्जी जो जनरेट होती है, नो डाउट वो एनर्जी तो नवीकरणीय आप मान सकते हो कि कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि ये जो चेन रिएक्शन होती है ये कभी नहीं रुकती। 1 से 3 न्यूट्रॉन बनते हैं, फिर 3 से अगले 3 बनते हैं, फिर अगले 3 बनते हैं, तो वो प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन इसका प्रभाव जब देखोगे तो देखोगे प्रभाव बहुत नेगेटिव है। और दूसरी बात, इसके जो संसाधन है वो भी सीमित है, ये सारे के सारे, क्योंकि इनको भी एक ना एक दिन खत्म होना है। बहुत ज्यादा नहीं है इनके भंडार। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहीं पढ़ लेते हैं परमाणु ऊर्जा को, और वैसे भी यहीं पढ़ा जाता है ये परमाणु ऊर्जा। तो कभी अगर आपको लिखने में भी आए तो भी आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए इन चीजों पर। आपको पता होना चाहिए कि परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों में हम लोग कोयला ले रहे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं, फिर उसके बाद में प्राकृतिक गैस ले रहे हैं जिसको आप नेचुरल गैस बोलते हो, उसके अंदर हमने वो एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, मीएनजी वो सब देखी निकल। उसके बाद लास्ट में हम लोग इसको ले रहे हैं, देन इसके बाद हम शिफ्ट करेंगे नवीकरणीय एनर्जी पे। तो परमाणु ऊर्जा वाला भी हम लोग ना यहाँ पे इसको यहीं पे टेकल कर लेते हैं, तो आपका यही काम हो जाएगा। ठीक है, ये और लिख लेना परमाणु ऊर्जा वाला, ये इंपॉर्टेंट है। लिखना नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं ना इसको, परमाणु ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं, लिखना ये और हमारा इंपॉर्टेंट है। इस ऊर्जा का उत्पादन या नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन यूरेनियम व थोरियम द्वारा किया जाता है। यूरेनियम व थोरियम द्वारा किया जाता है। दूसरा एक पॉइंट लिख लेना, भविष्य में ऊर्जा विकास के लिए, भविष्य में ऊर्जा विकास के लिए नाभिकीय ऊर्जा उपयोगी है। नाभिकीय ऊर्जा उपयोगी है। आगे लिखना, पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र या भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र मुंबई के निकट तारापुर में कब कब 1969 में स्थापित किया गया था। ये तो एबीपीएससी प्री में भी पूछ चुका है मेरे ख्याल से, बहुत पहले पूछ चुका है। 1969 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में भारत की कुल ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का योगदान कितना होगा? वर्तमान में भारत की कुल टोटल ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, कितना योगदान होगा? 2% से भी कम है, ना के बराबर 1.8। तो आप तो लिख लो 2% से भी कम है, 2% से भी कम है। इसकी कुल स्थापित क्षमता 8 गीगावाट है। 8 गीगावाट है। ठीक है, अब बस केवल एक टेबल और बना लो हल्की सी, तो आपको कुछ नाभिकीय रिएक्टर और उनकी जगह का नाम लिखा देता हूं। अगर प्री में भी आ गए तो वहां पे भी कंसीडर कर लेना, और अगर मेंस में लिखने को आया कभी इस तरीके का टू मार्कर कि भारत के प्रमुख 3 नाभिकीय संयंत्रों का नाम लिखिए, है ना, तो वो उसमें भी काम कर जाएगा। प्रमुख नाभिकीय संयंत्र या भारत के प्रमुख नाभिकीय संयंत्र, विद डेट लिखा देता हूं, तो वो टू मार्कर सारे के सारे यहीं कंप्लीट हो जाएंगे। अभी तक जो बन चुके हैं उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला तारापुर 1969। आप चाहो तो इसको है ना लैंग्वेज फॉर्म में लिखने की जगह सीधी टेबल बना लो ऐसा। तो यहाँ पे लिखा तारापुर 1969 महाराष्ट्र। ठीक है, फिर सो एंड सो उतनी डेट उसका लोकेशन, है ना, तो उससे काम चल जाएगा। तो ऐसा टेबल बन जाएगा तो भी आ जाएगा तारापुर 1969 महाराष्ट्र। हाँ, तो जिसके सहयोग से होगा तो वो वहीं ब्रैकेट में लिख लेना, जैसे तारापुर किसके सहयोग से? हाँ, यूएसए के सहयोग से, यूएसए के, है ना, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से बना। आगे बढ़ो, रावत भाटा 1972 कहां पर है? वेरी गुड, राजस्थान। रावत भाटा 1972 राजस्थान। क्या कंफ्यूजन है, क्या छूट गया, क्या छूटा बताओ? बस लिख तो लिया, ये लिखा आपने तारापुर यूएसए। अब यहीं पे थोड़ा सा एक जगह लिख लेते संयुक्त राज्य के सहयोग से, है ना, अमेरिका, या फिर लिख ले यूएसए के सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से। उसके बाद आगे बढ़ के लिख ले रावत भाटा राजस्थान में, ये 1972 में आया। देन थर्ड लिखे अगला, रावत भाटा हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट लिखें कलपक्कम 1984 कहां पर? वेरी गुड, तमिलनाडु। 1984 तमिलनाडु। नरोरा 1991 बताइए, नरोरा यूपी, मुरादाबाद के पास में, बिल्कुल वेस्टर्न यूपी, और बिल्कुल मतलब दिल्ली का टच ही लग जाता है, पर आप तो यूपी लिख लो। ठीक है, उत्तर प्रदेश, नरोरा 1991 उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे लिखो काकरापाड़ा तो बहुत फेमस है, काकरापाड़ा बहुत फेमस है। काकरापाड़ा कब डेवलप हुआ था? 1993। काकरापाड़ा 1993। काकरापाड़ा पे कई बार क्वेश्चन बनाया यूपीएससी ने, गुजरात में है ये काकरापाड़ा, बहुत फेमस है। फिर आगे लिखो केगा ये 1995 में, केगा कर्नाटका। और उसके बाद कुडनकुलम नहीं बताऊंगा, अपने मन से लिख लेना। कुडनकुलम 2002 में कहां? कुडनकुलम तमिलनाडु, रशिया के सहयोग से। हाँ, चालू हो गया ना, इस पे तो बहुत जबरदस्त काम किया था उस समय, कलाम साहब ने काम किया था इस पे, और उन्होंने भी अपनी कुछ गाइडलाइन बताई थी, सब कुछ किया था इस पे, तो बहुत बीच में नाटक भी हुआ था, इसकी 2 यूनिटें तो चालू भी हो गई थी।
कुडन कुलम की। इसके इसको लेकर था, बीच में चला था, जो आज से 2-3 साल पहले आंदोलन चला था, ये कुडन कुलम को लेके था। इसका जो हो क्या रहा था कि इसका जो गार्बेज बचता है, कचरा बचता है, तो उसको ये वहीं पर डंप कर रहे थे खुले में, ओपन में। तो उससे क्या हो रहा था कि जो नाभिकीय विकिरण निकल रही थी, तो वहाँ के लोकल लोगों को इफेक्ट डाल रही थी। तब फिर ये चला कि नहीं, आप ये न्यूक्लियर रिएक्टर बंद करो, क्योंकि इसका आप जो यूज करते हो उसके बाद में जो इसके वो बचते हैं, जो बाई प्रोडक्ट बचता है, बाई प्रोडक्ट, वो बाई प्रोडक्ट से क्या हो रहा है, पूरा गाँव बेकार हो रहा है। तो कलपक्कम का जो कुडन कुलम का जो पूरा गाँव था, वो बेकार हो रहा था। तब कलाम साहब ने उस समय पर एक अपना वो दिया था विचार, उन्होंने कहा था कि एक काम करते हैं कि इसका जो मेन थीम है ना, उसमें क्या करो कि धरती के अंदर एक डंप बनाओ पूरा, और वहाँ पर ये न्यूक्लियर वेस्टेज जितना बचता है उसके अंदर डाल के फिर मिट्टी से उसको पूरा का पूरा कर दो। तो इसका क्या होता है, एक पीरियड होता है 20-25-30 साल तक, और उसके बाद में मिट्टी के अंदर रहते रहते जो रेडिएशंस होती हैं वो अपने आप पूरी की पूरी समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। फिर एक दूसरी समस्या इसकी ये आई थी जब ये फुकुशिमा दाइची हो गया था, तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने पूरे प्रोटोकॉल फॉलो किए थे, सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो किए थे, लेकिन उसके बाद भी वो जो ये जो वेव आई थी इसकी सुनामी की, वो इतनी ज्यादा हाई थी कि वो उसके अंदर चली गई। तब इसमें फिर ये डाउट शुरू हुआ कि यार इस कुडन कुलम के साथ भी ऐसा ना हो जाए, क्योंकि ये भी बिल्कुल सी के पास में ही है। तो फिर इसमें ये बोला गया कि इसमें ना 3 लेयर बनाओ, पहली मोटी वाली दीवार की परत होगी, वो हाई होगी, उसके बाद छोटी परत होगी, उसके बाद 3 परत के बाद में अंदर रिएक्टर रखा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इंडिया में जब सुनामी आई थी 2004 में, तो ऐसी स्थिति अगर यहाँ आ गई तो ये तो फिर पूरे तमिलनाडु को निपटा देगा, ऐसी हालत ना हो जाए। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, जापान वाले केस को बोला ना मैंने आपको। पानी तो निकल गया, लेकिन वो जिस जगह पर था फुकुशिमा पे, वो तो पूरा एरिया बैरन हो गया। वहाँ पे तो सब लोगों ने घर ही छोड़ दिया, पूरे बने बनाए अपने घर छोड़ छाड़ के सब चले गए। उनके पास तो केमिकल रिएक्शन होने लगा। अब आप सोचो कि ये इतनी बड़ी चीज है कि एक बार अफेक्टेड आदमी हो गया तो जिंदगी पूरी बेकार है। जब छोटे से पार्ट में आपका जो भोपाल गैस कांड हुआ, उसमें आज 3 पीढ़ियां हैं, वो भी अफेक्टेड होती हैं हल्की फुल्की, उनको बीमारियां होती हैं जेनेटिक। तो आप सोचो इसकी बीमारी जेनेटिक कितनी आगे म्यूटेट करेगी और कितनी आगे जाती जाएगी जब ये प्रोसेस होती है और इसमें अगर कोई अफेक्टेड होता है तब। तो इसलिए ये थोड़े से इसमें आ गया था दिक्कत में, लेकिन अभी ठीक है इसकी स्थिति। आगे बढ़ो और आगे लिखो, ये जो मेन है ये सारे के सारे अभी सारे के सारे स्टार्ट हो चुके हैं और सारे के सारे वर्क कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको लिखाया कि इन सबका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन अगर इंडिया में देखोगे तो 2% से भी कम है, 1.8 के आसपास कंट्रीब्यूशन है एनर्जी को देने में। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर आप मुझसे पूछोगे सर बिजली कितनी जनरेट करते हैं, तो फिर अभी इनका जो टोटल प्रोडक्शन आ रहा है वो 8 गीगावाट के आसपास आ रहा है। कुछ और भी है इंडिया में वो प्रस्तावित है प्रपोजल, उनको भी देख लो। कुछ और प्रस्तावित है, जैसे आपने नाम सुने होंगे प्रस्तावित के अंदर, जैसे आपने नाम सुने होंगे चुटका, कहां पर है ना, हमारे एमपी में। और एक और था एमपी में और बनने जा रहा था, भीमपुर, भीमपुर भीमपुर है ना, भीमपुर का नाम सुने, जो बनने जा रहा था, बन गया, कब बन के तैयार होगा। एक नाम सुना होगा मीठी वर्दी। ऐसे बहुत सारे हैं, लिखो मैं बताता हूँ आपको आगे, ये कभी फ्री में आ गया तो आपको दिमाग में रहेगा, याद आएगा। सबसे पहले तो अपने एमपी का लिख लो, चुटका। चुटका मेरे ख्याल से सबको पता होगा कहां पर है, कहां है चुटका, मंडला एमपी है। फिर भीमपुर, भीमपुर ये कहां पर है, बैतूल। कहीं कहीं गूगल की साइट पे या फिर कहीं किताबों में आपको इसका शिवपुरी मिलेगा, शिवपुरी नहीं है। और एक बात और बता दूं आपको, दो चीजें इसके केस में, भीमपुरा डिक्लाइन कर चुका, मतलब इसका प्रपोजल ही डिक्लाइन कर दिया। ये मध्य प्रदेश में बनने वाला दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर था, इसे बैतूल में बनना था, और इसके बनने में कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। सबसे पहले तो प्रॉब्लम आई भूमि अधिग्रहण की, तो उस एरिया के लोगों ने भूमि देने से मना कर दिया। और फिर उसके बाद है वही न्यूक्लियर के प्रति अब लोगों में बहुत ज्यादा घबराहट, जब से वो फुकुशिमा वाला केस हुआ है तब से, कि अगर कोई हमारे यहाँ ऐसा हो गया तो दिक्कत होगी, तो फिर गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को डिक्लाइन कर दिया। मतलब ये बनने से पहले ही बंद हो गया। अब ये शायद शायद मध्य प्रदेश में अब ना बन पाए ये भीमपुरा वाला। तो ये भीमपुरा बैतूल में था जो उसकी बात चल रही थी। फिर उसके बाद आगे बढ़ो, नेक्स्ट मीठी वर्दी, मीठी वर्दी, मीठी वर्दी, मीठी वर्दी गुजरात में है, बहुत फेमस है। अब आपसे पूछता हूँ सबसे बढ़िया वाला, गोरखपुर, गोरखपुर। ये सब अपने वो वैसे स्टैक में लिख लेना, गोरखपुर संयंत्र और वो सब ऐसे लिख लेना, मैं तो नाम नाम बताते जा रहा हूँ, हर बार संयंत्र थोड़ी ना बोलूंगा, नापकी संयंत्र, नापकी संयंत्र। गोरखपुर कहाँ है, गोरखपुर हरियाणा, ठीक है, गोरखपुर हरियाणा। फिर नेक्स्ट कोबदा, कोबदा, कोबदा नापकी संयंत्र, ये कहाँ पर है, कोबदा आंध्र आंध्र प्रदेश में। और ये तो आप बता दोगे, हरिपुरा, हरिपुरा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, हरिपुरा। और भीमपुर आप लिख चुके हो मध्य प्रदेश में। ये वो नाभिकीय संयंत्र हैं जो इंडिया के अंदर प्रपोज कर दिए गए हैं कि इन जगहों पर बनना है। अब इन जगहों पर ये बनेंगे और 2 साल 5 साल 6 साल के बाद जब भी ये बनेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, और इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसके बाद में इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो आगामी समय में आपको पेपर में पढ़ने को मिल जाएगा। मतलब अभी ये बेसिकली प्रपोज्ड है सारे के सारे। तो प्रपोज्ड में कई ऐसे भी हो जाते हैं जो बीच में अटक जाते हैं, जैसे भीमपुर अटक गया, तो अब अटक गया तो अटक गया, अब डिक्लाइन बंद। अब कभी भी देखोगे तो देखोगे कोई काम ही नहीं होगा आगे चल के। तो बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं वो बात क्या है कि ये वो है नाभिकीय संयंत्र के पार्ट जो सारे के सारे मिलकर क्या 2% के आसपास कंट्रीब्यूशन देते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था, यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, और परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों में मैंने आपको एक पूरा बनाया था, उसमें बताया था कि मेजर एरिया कोयले को जाता है सारा, और कोयले के बाद में सेकंड स्थान जो आता है वो नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस का स्थान आता है। देन उसके बाद में एक पार्ट जो बचता है यहाँ पर, ये पेट्रोल वगैरह का बचता है, पेट्रोल पेट्रोल से बने पदार्थों का। तो इसका मतलब अब ये जो पार्ट बचा, ये छोटा सा जो पार्ट होगा, ये होगा नाभिकीय ऊर्जा का, नाभिकीय ऊर्जा बिल्कुल कम 2% के आसपास इतना। ये पूरे परंपरागत की बात चल रही है, इसमें गैर परंपरागत नहीं जोड़ रहा हूँ। ऐसी स्थिति बनती है इसकी। कल जब हम लोगों ने वो कैलकुलेशन लगाया था ना, उसमें हम लोगों ने परसेंटेज लगाया था, तो अगर उसकी बात करूं मैं, तो अभी नाभिकीय ऊर्जा बहुत कम स्थिति में इंडिया में है, और हर आदमी यही डर में रहता है कि नाभिकीय ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी तो मिलेगी, इसमें किसी को डाउट नहीं है, बट उसका प्रभाव कितना ज्यादा खतरनाक होगा एनवायरमेंट को लेकर आगामी समय में अगर नाभिकीय दुर्घटनाएं होती हैं तो। क्योंकि ऑल ओवर विश्व में ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। आप जितने भी नाभिकीय प्लांट लगाते हो उनमें से मैक्सिमम प्लांट आप समुद्र के किनारे लगा रहे हो, मैक्सिमम। और वहां पर सुनामी या फिर कोई भी ऐसी घटना अगर होती है तो उस केस में फिर वो समस्या 4 गुना बढ़ जाएगी, 4x करके चलते हैं उसको। क्लियर। तो ये था एक बात जिसको हम लोग लेके चल रहे थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं किसकी, नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन। तो ये बात क्लियर है आपकी नाभिकीय वाली अभी। और ये सारा देख के जाना है, फ्री में आ गया तो छोड़ मत देना कोई, इसलिए मैंने डेट भी लिखा दिया आपको, क्योंकि ये बेसिक बेसिक एकदम बेसिक चीजें रहती हैं और ये दिमाग से निकल गई और कठिन क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिया, सही हो गए तो फिर गाड़ी घूम जाएगी आपकी। नवीकरणीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा में बेसिक डिफरेंस क्या है अगर हम लोग बात करें। नाभिकीय ऊर्जा तो वो पार्ट है जो बेसिकली नवीकरणीय ऊर्जा कहलाता है, लेकिन इनके संसाधन जब यूज किए जाते हैं तो उस वजह से वो परंपरागत की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा बेसिकली ऊर्जा के वे स्रोत होते हैं जो क्या है, जो प्रकृति प्रदत्त तो है, प्रकृति प्रदत्त है, लेकिन इसकी पहली दूसरी बात क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें यह है कि इसमें तकनीकी प्रयोग से
इसमें तकनीकी प्रयोग के माध्यम से क्या करते हो आप इसे वाणिज्यिक यूज में लेकर आ जाते हो, आप इसका वाणिज्यिक प्रयोग करना शुरू कर देते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम लोग जब बात करते हैं इससे संबंधित तकनीकी उपयोग समझते हैं, इसका मतलब ये कि इसके अंदर सौर ऊर्जा आ जाएगी और इसके अंदर फिर पवन ऊर्जा आ जाएगी और फिर उससे जुड़ी हुई बहुत सारी अलग अलग सारी, है ना। तो हमें इस वाले पार्ट को लेना है नवीकरणीय ऊर्जा को। तो देखो सबसे पहले नवीकरणीय ऊर्जा की परिभाषा, एक सिंपल बात। फिर नवीकरणीय ऊर्जा का महत्व क्या है, क्यों आवश्यकता क्यों है नवीकरणीय ऊर्जा की। फिर उसके बाद में कोई अगर चुनौती है तो चुनौती है नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर, नवीकरणीय ऊर्जा के प्रकार, और फिर इसके बाद इसके विकास के लिए सरकारी प्रयास, डेवलपमेंट के लिए। आपसे क्वेश्चन सारे के सारे इन्हीं में से किसी भी एक जगह से पूछेगा। क्वेश्चन का टाइप क्या रहेगा, एक सिंपल पूरे नवीकरणीय ऊर्जा को तो इसलिए नहीं उठाएगा कि 10 नंबर में भी अगर आप लिखो तो भी आपके लिए कम पड़ जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहां पर बात करूं सिंपल, देखो सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, उसके बाद में बायोमास हो गया, तीन तो यही हो गए। अब देखना इसके बाद आगे मैं अगर बढ़ूं तो भूतापीय ऊर्जा हो गया, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़े तो यहां पर ये समुद्री ऊर्जा, ठीक है। फिर उसके बाद अभी जो नई चल रही है वो है हाइड्रोजन ऊर्जा, इसको हरित ऊर्जा भी बोलते हो आप। और उसके बाद में और क्या हो गया आगे नवीकरणीय ऊर्जा में, ये अभी जो चल रही है वो है सेल ऊर्जा, सेल गैस। आपने देखोगे ना चट्टानों से ये सबसे ज्यादा यूएस ने डेवलप किया सेल गैस। तो अब देखो आपके पास में कितनी वैरायटी है, अगर आप इस सारी वैरायटी में केवल 3-3 लाइनें भी लिखो तो भी 2 पेज कम पड़ेंगी, और उसमें से कई कलाकार तो उसमें चित्र भी बनाएंगे अगर किसी का दिमाग चला तो ऐसी स्थिति में ये जस्टिस हो ही नहीं पाएगा इसके साथ में। इसलिए हो सकता है कि वो आपसे सिंपल वर्ड में ये पूछ लेंगे नवीकरणीय मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा की पूछेंगे तब तो आप लिख ही दोगे क्योंकि वो हमने मध्य प्रदेश में पढ़ा था। भारत के केस में कभी भी आता है तो आप इतनी वैरायटियां खुलती हैं भारत के केस में, और अगर सोचो एक एक वैरायटी पे हम ये सारे डायमेंशन कवर करें, सारे डायमेंशन, तो ये आंसर कितना पड़ जाएगा अगर आप चाहो इस तरह लिखना तो। पर ये तो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो कैसा पूछता है। अगर वो सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि भारत के अंदर सौर ऊर्जा के विकास में सरकारी प्रयासों को समझाइए, या भारत में सौर ऊर्जा से संबंधित चुनौतियां एवं इसकी संभावनाओं को बताइए, तो बस उसने सिंपल आपसे सौर ऊर्जा वाला एक पार्ट उठाया, ये सौर ऊर्जा का पार्ट उठाया, यहाँ पे उसने एक चुनौतियां पूछ लिया और एक संभावना पूछ लिया कि अब आगे बताओ सरकारी प्रयास क्या है संभावना के रूप में। तो आपको वर्तमान स्थिति के बारे में बताना है, थोड़ी सी उसकी चुनौतियां, देन उसके बारे में उसके सरकारी प्रयास। वो कुछ भी पूछ सकता है उसका माने, पर आपको तो सारे डायमेंशन कवर करके जाना है। वो आपसे यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, या सिंपल सिंपल दो नंबर में केवल ये पूछ सकता है नवीकरणीय ऊर्जा के प्रकारों को समझा दीजिए, 3-4 प्रकार लिख दो, उनमें से कोई से भी उठा के, पूरे 2 में से 2, उसमें कोई बात ही नहीं है। फिर अगर वो यहाँ से पूछना शुरू करेगा नवीकरणीय ऊर्जा का महत्व क्या है, आवश्यकता क्या है, क्यों नवीकरणीय चिल्ला रहे हैं सब लोग, और क्या नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा को अपनाने से सब कुछ सही हो जाएगा। अभी कॉप की बैठक खत्म हुई 2 दिन पहले, कॉप 29 है ना, जो बाकू में चल रही थी अजरबैजान में। अब आप सोचो इसमें बहुत सारी बातें की इन लोगों ने, 10-15 दिन से बातें कर रहे हैं, और फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आया, फाइनल कंक्लूजन वही नीलबंटी सन्नाटा। हमने जो मांगा, हमने मतलब विकासशील देशों ने जो मांगा, और विकासशील देशों में बेसिकली जो मेन लीडर है वो इंडिया ही है, इंडिया सारी सबकी बातें रखता है। हमने जो मांगा वो विकसित देशों ने देने से मना कर दिया। हमने अच्छे खासे पैसे मांगे थे, हमने कहा था कि हमें 1500 अरब डॉलर चाहिए, इतना पैसा चाहिए हर साल, तो उन्होंने कहा कि नहीं इतना तो नहीं दे पाएंगे। फाइनली बात लड़ झगड़ पे 300 डॉलर पे आके टिकी, 300 अरब डॉलर, 300 करोड़ अरब डॉलर ऐसी कुछ था उसका, कि इतने पे उन्होंने बोला कि हम इतने देंगे आपको। इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया ये प्रपोजल। उन्होंने कहा इतने कम पैसे में कुछ नहीं हो पाएगा, और कमिटमेंट आप हमसे इतने हाई चाहते हो कि ये भी काट लें वो भी काट दें वो भी काट दें, तो हमारा डेवलपमेंट कहां से होगा। आर्थिक विकास चल रहा है हमारा, तो कोयला पेट्रोल को तो हम नहीं रोक सकते, वो तो हम करेंगे 100% वस्तु तो चलेगा। इसके अलावा आप हमसे चाहते हो कि अच्छी ऊर्जा के स्रोत को डेवलप करें, तो उसके लिए आपको तकनीक देनी पड़ेगी, और तकनीक नहीं दे रहे तो आपको पैसे डेवलप करने पड़ेंगे। तो पैसे आप इतने मुट्ठी भर दे रहे हो और उसमें चाहते हो सारे देश काम कर लें मिलके, केवल इंडिया को थोड़ी ना मिल रहा था पैसा, तो सारे देशों को मिल रहा था, चाहे सिंगापुर हो, मलेशिया हो, या फिर इंडोनेशिया हो, या फिर वो अफ्रीकन कंट्री हो, सबको मिल रहा था हमारे साथ में। पर इतना कम पैसा था कि प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया हम लोगों ने, वो 300 के आसपास था। तो बेसिक बात क्या है कि अब जो काम चलेगा इन सब पर, वो हम धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे चलेगा। इसलिए आप देखो कि इनसे संबंधित जो सरकारी प्रयास आएंगे ना, उनमें आपको विजन ही दिखेंगे, विजन 2030, विजन 2045, विजन 2050, इस तरीके की अप्रोच चलेगी कि हमें इस समय तक ये करना है, इस समय तक भारत को अक्षय ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना है, ये करना है। लेकिन अगर आप वर्तमान की बात करो तो वर्तमान में आज भी ऊर्जा के संसाधनों में जो सबसे ज्यादा महत्व या डोमिनेट है वो कोयला पेट्रोल ही है, और वही चल रहे हैं। मतलब वो इतने ज्यादा है कोयला वगैरह, मैं आपको बताऊं कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट 100 है तो हमारे खुद के घरेलू सोर्सेज से वो 100 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही। हमारे सारे ऑल ओवर इंडिया की कोयला खदानों को आप देख लो, जो गोंडवाना क्षेत्र में स्थित है, सारी क्षेत्र को देख लो, तो भी हमारी रिक्वायरमेंट 70% कंप्लीट कर रही है। उसके बाद भी ये 30% जो है ना, ये हमें दूसरे अलग अलग देशों से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। मतलब कोयला पेट्रोल भी हमें दूसरे देशों से लेना पड़ रहा है। क्या हो गया, हाँ क्या हुआ, तीनों के तीनों मिलकर क्यों हंस रहे हो, क्लास में क्या हो जाता है, अच्छा कौन सो गया। तो ये बात है। अभी आपको पता है एक दिन अभी लास्ट कुछ महीने पहले की बात है, आपको पता है क्या कहते हैं इंडिया में रूमर उड़ी थी कि सारे जितने भी थर्मल पावर प्लांट है वहां पे कोयला खत्म हो गया है ना, और ब्लैकआउट होने की स्थिति बनने वाली है। अभी जस्ट कुछ समय पहले की बात है, तो दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल ने बोल दी थी कि मेरे तो सारे जो प्लांट है वहां पर अब स्थिति खत्म होने वाली है। बड़े बड़े क्या कहते हैं पावर कट दिए गए, 5-5 घंटे के पावर कट दिए गए बड़ी बड़ी मेट्रो सिटियों में, मुंबई बेंगलोर जैसी मेट्रो सिटियों में 4-4 5-5 घंटे लाइट काटी गई। छोटी छोटी जगह की तो हालत छोड़ दो, बिहार जैसे राज्यों में तो 9 घंटे की लाइट काट दी, उनको तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वैसे भी लाइट मिल जाए तो भी अच्छी बात है। तो ऐसी स्थिति में आप देखो कि जितने बड़े बड़े पावर कट आप लगा रहे हो इतने बड़े बड़े लोगों को, इसका मतलब ये कि आप ऊर्जा दे नहीं पा रहे हो, उनको एनर्जी दे नहीं पा रहे हो किसी तरीके से, तो आपकी खुद की जो इंडिजिनियस पार्ट है आत्मनिर्भरता वही खतरे में, तब आप दूसरे से ले रहे हो। तो वो बातें तो चलो बात की बातें, उसे हम ऊर्जा क्राइसिस पे देख लेंगे। मुद्दा केवल ये है कि हमें अगर इस पार्ट को उठाना है नवीकरणीय ऊर्जा को, तो नवीकरणीय ऊर्जा में हमें इतने पार्टों को देखना है भारत के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन अगर यहीं पर जब हम लोग एमपी में थे, तो एमपी में मैंने आपको बोला था 3 चीजें डोमिनेट कर रही हैं अभी, एक सौर ऊर्जा ठीक ठाक चल रही है एमपी में, एक पवन ऊर्जा ठीक ठाक चल रही है, और बायोमास। इसके अलावा एमपी बाकी सब चीजों में बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहा है। जैसे आप मुझसे बोलोगे इसका चुटका तो है, हाँ है नाप किए में, पर वो कितना कम कंट्रीब्यूशन होगा चुटका का, ना के बराबर है ना। भूतापीय ऊर्जा भी देखोगे तो बहुत ना के बराबर, लेकिन ये जो चीजें एमपी में, लेकिन अगर ऑल ओवर इंडिया में देखोगे तो सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन मिलकर नवीकरणीय ऊर्जा बनती है। नहीं टारगेट तो एसडीजी ने फिक्स कर दिया, टारगेट नहीं है कोई, बस ये है कि आप जो एमिशन कोयले वगैरह से कर रहे हो, ठीक है, वो ये नहीं चाहते कि आप कोयला बंद कर दो, क्योंकि कोई भी कोयला बंद नहीं कर सकता, पेट्रोल बंद नहीं कर सकता, जो हमारी कल की बात चली। मुद्दा ये कि आप उसका कंपनसेशन के रूप में इतनी ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर दो, किसी भी रूप में अलग अलग। आप अपने यहाँ पर इंडिया में ग्रीन एनर्जी के रूप में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चला लो, वो ये बोलते हैं इंडिया वाले बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल कहां से चला लें। हमारे पास तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे इंपॉर्टेंट लगती है बैटरी, जो लिथियम आयन की होती है, और हमारे पास तो उसका भी प्रोडक्शन नहीं है सबसे ज्यादा। अभी आप देखो ईवी गाड़ियां तो हम लोग बहुत उठा रहे हैं, 2-4 साल के बाद में जब इनकी बैटरी डाउन होना शुरू होगी, तब ये सारी बैटरी
तो हम लोग बहुत उठा रहे हैं। 2-4 साल के बाद में जब इनकी बैटरी डाउन होना शुरू होगी तब ये सारी बैटरियां मेड इन चाइना मिलेंगी हमें, क्योंकि चाइना में ही सबसे ज्यादा इनका प्रोडक्शन हो रहा है। तब ये बैटरी के लिए मारामारी मचेगी अब इंडिया में, क्योंकि जितनी भी बैटरी से चलने वाली गाड़ियां हैं, बैटरी की भी तो एक लाइफ है ना। अभी तो आप रोज चार्ज कर रहे हो, ओवर द पीरियड इनकी एफिशिएंसी भी तो कम होगी, डिग्रेड होंगी और एक समय के बाद में ये यूजलेस हो जाएंगी। तब नई बैटरियों जैसी स्थिति आती है। तो इंडिया पे तो लिथियम आयन है ही नहीं इतना, है ना। तो जब हमारे पास में वो प्रोडक्शन ही नहीं है इतना, तब आप क्या करोगे? फिर आप दूसरे से मंगाओगे। तब हम लोग चाइना से बैटरियां मंगाएंगे या दूसरे देशों से मंगाएंगे। तो वहां पर भी आपके पास में तकनीक डेवलप होती तो आप ईवी को भी ज्यादा डेवलप कर लेते। टू व्हीलरों में ये हालत है अभी, है ना। अगर फोर व्हीलर में भी ईवी से चलाने लगे तो उसमें भी बड़ी-बड़ी बैटरियां लगेंगी। तो आगे चल के बैटरी का बिजनेस नया बन जाएगा। जिसके पास बैटरी की दुकानें हैं तो उसका धंधा चलने लगेंगे बढ़िया। जैसे एक समय याद हो आपको सीएनजी आई थी, है ना। तो सीएनजी आई थी तो सब लोगों ने सीएनजी की दुकानें डाल दी थी, इसलिए कि सबको पता था कि सीएनजी की मोटर हर घर कोई हमसे ही लगवाएगा। तो वहां पर वो नया बिजनेस चालू हो गया था। तो उसमें तो चलो जैसे जैसे करके इंडिया ने मैनेज कर लिया, पर ये बैटरी वाला मुद्दा बड़ा वैसा है। अब लोकल बैटरी आपने डलवा ली मान के चलो, और आप चलाते जा रहे हो गाड़ी और एकदम से आग लग गई, बस्ट कर गई, तब तो उसमें भी तो लाइफ की सबसे ज्यादा वो है, डेंजर है ना। उसमें भी कैजुअलिटी हो सकती है आपको। आपने नहीं देखा ओला की चलती हुई गाड़ियां जल जाती हैं, कितनी ज्यादा नाटक। मतलब ओला की गाड़ी पे कितना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है ऑल ओवर इंडिया में। मतलब गाड़ी रखी है, कोई सामने वाला चाय पी रहा है, उसकी गाड़ी जल गई। कभी कभी चलते चलते गाड़ी जल गई। तो अगर आप सस्ती हल्की बैटरियां लगवाते हो या फिर कोई और काम करते हो तो वैसी कैजुअलिटी होने की संभावना है। अच्छी लगवाओगे तो या तो आप खुद से टेक्नोलॉजी डेवलप करके अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करो बैटरियों की, या फिर आप इंपोर्ट करो वहां से। तो ये बेसिक, हाँ थोड़ा सा ठीक है, मानते हैं उसको अभी मिल गया। मैं भी वही बताने वाला था कि अभी इन लोगों को मिला, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में मिला, लिथियम के सोर्सेज मिल गए। पर सोर्सेज मिलना और उस पे काम होना, एक्शन होना, इसमें मतलब बहुत बड़ा गैप है। सच में इतना बड़ा गैप है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे कोई चीज मिल गई तो आप बोलोगे सर काम करके दिखाओ, तो मैं बोलूंगा बस थोड़ा सा टाइम दूं, ठीक है। और वो थोड़ा टाइम में इतना टाइम ले लूंगा तो आप लगेगा मजा नहीं आ रहा उतने। तो आप चीज तो मिल गई है, पर उस पे आप पे टेक्नोलॉजी तो इतनी हो कि आप उसको यूज कर पाओ। मैंने बोला कि इंडिया के अंदर बहुत सारे खनिज संसाधन पड़े हुए हैं, पर हर खनिज संसाधन का तो उपयोग नहीं कर पा रहे ना। मध्य प्रदेश के अंदर मैंने आपको बोला 21 से ज्यादा महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है, पर उन खनिज संसाधनों का उपयोग मध्य प्रदेश नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके पास तकनीक नहीं है, तकनीकी विकास नहीं है ना, उतनी अच्छी मशीनें नहीं है। और जब यही चीजें हम विकसित देशों से मांगते हैं तो वो कई नई तरीके के अलग टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं, और उन टर्म्स एंड कंडीशन पे बोलते हैं कि आपको ऐसे काम करना पड़ेगा। तो मतलब वो इतनी हाई कमिटमेंट हमसे चाहते हैं और बेयर मिनिमम अमाउंट हमको देते हैं। तब जाके कल परसों ये डील कैंसिल हुई, वो मोदी जी ने कर दी। उन्होंने कहा इतने कम पैसों में तो नहीं हो पाएगा, जो ये बात कर रहे थे ऐसा कर लें वैसा कर लें। तो इस तरीके से आप देखो कि अच्छी ऊर्जा नो डाउट अच्छी चीज है, लेकिन ये टाइम लेगी और ये टाइम के हिसाब से चलेगी। तो सरकारी प्रयास भी आपको यहाँ पर इसी तरीके की मिलेगी आगे चल, ठीक है। बढ़े आगे। तो अक्षय ऊर्जा वाला ये नवीकरणीय ऊर्जा का पार्ट है, इसमें हमें ये सारी पार्टों को कवर करना है और उसके बाद में फिर एक डायमेंशन को, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा में एक छोटा सा 2 लाइन लिख लेना पहले। नवीकरणीय ऊर्जा में ये है क्या, पहले तो समझ लो इसको। एक चीज दिखाता हूँ, रुको मैं आपको। लिखना एक चीज, ऊर्जा के वे स्रोत जो जीवाश्म ऊर्जा के विकल्प हैं, जो जीवाश्म ऊर्जा के विकल्प हैं, अर्थात पृथ्वी पर उपस्थित, अर्थात पृथ्वी पर उपस्थित सीमित एवं क्षय होती ऊर्जा को प्रतिस्थापित कर अद्यतन, एक वर्ड होता है अद्यतन विकल्प के रूप में उपलब्ध हो। उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। बस सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि, ठीक है। ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी कि नवीकरणीय ऊर्जा होती क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब इस तरीके की ऊर्जा है जिसको आप मानव द्वारा प्रकृति प्रदत्त दिए गए जितने भी संसाधन हैं उसके द्वारा निरंतर उपयोग में लाया जा सकता है। अब यहाँ पर आगे बात चलती है कि इसकी आवश्यकता क्या है। ये तो एक सिंपल परिभाषा हो गई। अब दूसरा एक मेन हेडिंग लगाना है, नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता। नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता, तो जब हम नीड की बात करते हैं कि आवश्यकता, तो देखो एकदम सिंपल, इसमें ना आपको जो कॉन्क्रीट बातें लिखना है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्यों जरूरी है हमारे लिए अगर बात करें तो सबसे पहला जो बात हमें यहाँ पर मिलती है, सबसे पहली वो है सतत विकास के लिए, कि भैया हमें विकास तो करना है। लेकिन देखो विकास तो हमारा हो रहा है और एक दिन ऐसा होगा कि विकासशील से हम विकसित राष्ट्र भी बन जाएंगे, है ना। विकास तो कोई नहीं रोक पाएगा हमारा, बट वो विकास अगर सतत हो तो ठीक है, क्योंकि विकास तो कोयले पेट्रोल से भी चल रहा है और हो रहा है, बट सतत विकास के लिए हमें इसकी जरूरत है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही हो जाएगा कि सतत विकास हेतु या सतत विकास के लिए इसकी जरूरत है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा क्या होगा इंपॉर्टेंट, और क्या लगता है आपको, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट ये हो जाएगा एसडीजी, गोल को क्या बोलते हो, हाँ लक्ष्य, एसडीजी लक्ष्य प्राप्ति में सहायक, एसडीजी लक्ष्य प्राप्ति में सहायक के रूप में। तो पॉइंट क्या बनेगा, नहीं मैं समझा नहीं, बात ही नहीं समझ पाया। पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए आता हूं, 1 मिनट में आ रहा हूं। एसडीजी जो बोला है, एसडीजी कौन बताएगा कौन सा एसडीजी बोले ऊर्जा संरक्षण को लेकर, एसडीजी 7 है ना। तो एसडीजी लक्ष्य प्राप्ति में सहायक में जिसको नहीं समझ में आता उसको पता चल जाएगा एसडीजी 7। तो एसडीजी 7 को मैं बाद में उठाऊंगा, जब ऊर्जा संकट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि एसडीजी 7 बेसिकली ऊर्जा की बात ही करता है, पर एकदम सिंपल बात करता है। ऊर्जा का मतलब क्या कि हर आदमी तक ऊर्जा की किफायती पहुंच होना जरूरी है। आपको याद होगा हम लोगों ने वो पढ़ा था खाद्य सुरक्षा, तो मैंने 3 वर्ड यूज कराए थे, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, है ना। तो सेम वर्डों को ऊर्जा में रख देना आप, कि हर आदमी तक ऊर्जा की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए,
अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, उसका पहुंच होनी चाहिए। ऐसा नहीं पता चले उसने ये विद्युत का कनेक्शन लगवा लिया और आपने उसके यहाँ डिजिटल मीटर लगा दिया और उसका बिल 1000 रुपया आ रहा है गरीब का, तो वो अगले दिन से कनेक्शन नहीं कटवा देगा फिर क्या के लिए फिर ऐसा। लेकिन जब फिर आप सरकार उसको ऐसा बोलती है कि 300 यूनिट तक फ्री, गरीबों के लिए 200 यूनिट तक फ्री, तब आदमी जागरूक होता है, तब घर का कनेक्शन पहुंचना शुरू होते हैं, है ना। तब आप उसको सब्सिडी देते हो, उजाला जैसे सिलेंडर देते हो, तब आदमी ऊर्जा के लिए डायरेक्ट टारगेट करता है। नहीं तो मत दो आप, उसका क्या, उसका जीवन नहीं चलेगा, वो जंगल से लकड़ी तोड़ लाएगा और जो कंडे हैं उससे रोटी बना लेगा, उसको क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन आप चाहते हो कि उससे पर्यावरण डिग्रेड ना हो, तब आपके उसके लिए नए नए इनोवेशन करते हो, तब आप कहते हो कि उजाला के थ्रू सिलेंडर ले लो, है ना। तब आप बोलते हो फ्री का गैस कनेक्शन ले लो, फ्री से बिजली ले लो। फिर जो आप देते हो इसलिए देते हो बेसिकली आप चाहते हो कि वो रीच को बढ़ाए, है ना। तो इसमें भी यहाँ पर वो एसडीजी 7 है ना, वो यही बता रहा है बेसिक। अगर एसडीजी 7 का एक पॉइंट निकल के आता है तो वो है ऊर्जा का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब अभी ऊर्जा एकदम कंसंट्रेट है, केवल मात्र उन जगहों तक सीमित है, जैसे आप और हम जैसे लोग जो शहरों में रह रहे हैं। हम भोपाल और इंदौर में रह रहे हैं, हमें पता नहीं लगता, घंटा एक घंटे के लिए लाइट कट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, उतना हम बाहर घूम के निकाल लेते हैं। बट उन जगहों की बात सोचो आप, जो गांव में रह रहे हैं लोग, वहां पर अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, 5-5 6-6 घंटे अगर पावर कट जाता है तो उनकी क्या हालत होती होगी गर्मियों में उन लोगों की। और पीक पढ़ाई के समय पे अगर गया है, और ये तो बोल देते हैं कि भैया समस्या है ना, वो तो बोल देते हैं आप कितने बिजली घर में फोन लगाते रहो, कहेंगे वो तो 4 बजे आएगी, 3 बजे आएगी, ऐसा बोल के 4 घंटे रोज 5-5 घंटे काट लेते हैं। और अच्छी डिस्ट्रिक्टों में काट लेते हैं, गांव की बात नहीं कर रहा, अच्छे डिस्ट्रिक्टों में। वो तो आप मेट्रो में हो तो आपको पता नहीं लगता होगा, 10-15 मिनट में आ जाती होगी। ऊर्जा विकेंद्रीकरण बहुत बड़ा टॉपिक है, एसडीजी 7 का गोल है, वो उसके अंदर आता है। फिर अब ये बात समझ में आ गई ना। अब उनके पॉइंट पे आते हैं कि वो बोल रहे थे, इनका कहना है कि कोप जैसे सम्मेलन होते हैं, ठीक हो, हाँ क्या बिल्कुल एकदम पानी वानी पीना हो तो पानी पी लो, ठीक है। पर्यावरण को लेकर इन्होंने बोला कि कोप जैसी बैठकें होती हैं, उसमें जो बेसिक समस्याएं रहती है किसी भी चीज को लेकर, एनर्जी को लेकर, उसमें मेन जो कंसर्न रहता है वो ये रहता है कि सब पर्यावरण को बचाना है ना। तो वो बात सही है इनकी। तीसरा पॉइंट उसको यहाँ पर ऐसे रख सकते हो, पर्यावरण संरक्षण से संबंध, पर्यावरण संरक्षण को लेकर, है ना। पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रयासों के लिए हमें इसकी जरूरत है। अगेन याद रखना कि क्यों आवश्यकता है, पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट ये भी आपको पता होगा, ग्रीन हाउस गैसेस में कमी करने के लिए, कमी करने हेतु जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस है, वो 5-6 जितनी भी हैं जो आपने साइंस में पढ़ी है, उनको धीरे धीरे कम करना, उनके लेवल को कम लेकर आना। हम्म परंपरागत वो भी कर सकते हो, है ना, वो भी कर सकते हो। परंपरागत संसाधनों पर निर्भरता की कमी के लिए, परंपरागत स्रोतों पर परंपरागत स्रोतों पर निर्भरता में कमी के लिए हमें इसकी जरूरत है। देन उसके बाद 6 नंबर पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में सबसे अच्छा पॉइंट है, और वो है नेट जीरो की संकल्पना जो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि एक ना एक दिन इंडिया में ऐसा होगा। और वो कब होगा, जब हम लोग स्वतंत्रता से 100 साल का मनाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है ना, तो बेसिकली क्या 1947 में हम लोग आजाद हुए थे, तो 2047 जब आएगा, है ना, 2047 जब आएगा तो हमारा विजन है 2047 में इंडिया को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना। तो ऊर्जा को आत्मनिर्भर कब बनाओगे, और नेट जीरो मतलब क्या कि जब कार्बन पेट्रोल कोयला से जितना जल रहा है और सेम उतना ही जितना एमिशन हो रहा है उतना ही ग्रीन एनर्जी कर देंगे, तो दोनों एक दूसरे के न्यूट्रल हो जाएंगे, तो नेट जीरो हो जाएगा। तो नेट जीरो की संकल्पना प्राप्ति के लिए